गांधी जी ने 30 साल में 3 मूवमेंट्स करी, उनमें से किसी का क्या फंडामेंटल आउटकम निकला? सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश आर्मी के ही लोगों को, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ही सिपाहियों को यूज करके अपनी आजाद हिंद फौज बनाई थी। हाँ, जब पहली बार ये डाउट मन में आया था अंग्रेजों के कि भैया ये हमारे लॉयल है भी कि नहीं है, हाँ, हाँ, मैच बॉक्स पे भी पाकिस्तान लिख के दे दो, दैट इज इनफ फॉर मी, पाकिस्तान जिन्ना बोलता है। हाँ 62 वॉर के ही टाइम पे द biggest disaster that we ever had in our defense history was having somebody, an out and out card carrying compromised communist like D.K. Krishnan ने never defense minister। शेख आला सरहिंदी जो थे, जिन्होंने फतावा आलमगीरी लिखवाई थी, हाँ, उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा है कि मुसलमान और हिंदू एक कौम हो ही नहीं सकते। टेबल पे ऐसे बंदूक रख के दिखाई थी, बोला इफ माई पीपल डोंट गेट टू ईट आई विल शूट यू लाइक अ डॉग। राव हरवंत सिंह एक्चुअली ये धमकी देते हैं। भोपाल के जो नवाब थे वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान का हिस्सा किसी भी तरह बन जाए, लेकिन वो माउंटबेटन के कहने पे ही भोपाल जो है भारत का हिस्सा बना। नमस्ते रोहित भैया। नमस्ते। राम नमस्ते। राम। राम राम। आपके साथ वो चलन है जो अरियन भैया के यहाँ पे होता है, बहुत हाँ। टाइम से आए नहीं उनके चैनल पे। अरे कोई नहीं, उनकी इच्छा, जब बुलाना चाहे बुला लेंगे वो, मेरा क्या है। पिटीशन डालनी पड़ेगी, ब्रिंग अरे नहीं, Bring रोहित भैया back। की कोई जरूरत नहीं है, सब बढ़िया। तो फाइनली वन ऑफ माय लास्ट डेज इन दिल्ली और नोएडा, और कल मिला आपसे बट कल शूट नहीं कर पाए थे, आज शूट कर रहे हैं। हाँ आपने मेरे टॉपिक्स 2 बार बदल दिए, तो फाइनली हम ये टॉपिक ठीक है, आपके जो इच्छा, चलो शुरू करते हैं। चलो, तो फिर ये टॉपिक पे हमने फाइनली फिक्स किया है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की क्या इंटेंशन थी। और ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड पावर तभी तो यूके था या ब्रिटिश था, तो उनकी जियोपॉलिटिक्स भी होगी इसके अंदर। बिल्कुल। तो बिल्कुल बस चालू करते हैं वहां से। बहुत अच्छा विषय पकड़ा है तुमने आज सात्विक, और मैंने नहीं, आपने ही पकड़ा है आज। ठीक है, और बहुत खुशी है इस बात की कि हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि विभाजन की विभीषिका ने ना उत्तर भारत को, खासतौर पे उत्तर पश्चिम भारत को बहुत बुरी तरह त्रस्त किया था। और उत्तर भारत तो खैर एक तो छोड़, जिसके बारे में फिर भी बहुत हम लोग मतलब जानकारी रखते हैं, पूर्वी भारत में भी उसका बहुत बड़ा असर रहा है, जिसकी छवि आज तक देखने को मिल रही है वहां पर भी। उसके बारे में भी ज्यादा कभी चर्चा हो नहीं पाती है। तो हम 1939 की बात कर रहे हैं, 1939, ठीक, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होती है। और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होते ही हमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय समझ आ जाता है अंग्रेजों को कि भारत के उस युद्ध में शामिल होना उनके लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा, क्योंकि सबसे बड़ी सैन्य ताकत असल में ब्रिटिश इंडिया ही थी उस समय की दुनिया की। अच्छा जी, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे अधिक सैनिक या सैन्य बल जो था वो भारत से ही आता था, और सबसे बड़ी टुकड़ियां भी भारत से आती थी। और सिर्फ भारत, आप ये मत सोचिए कि जैसे पंजाब हो या मद्रास रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनसे भी बहुत सारी सेना आती थी, जैसे जोधपुर लांसर्स आती थी, JNK लाइट इन्फेंट्री आती थी। तो ये सारी, और थोड़े से गुरखा भी आती है। गुरखा तो थे, वो तो ब्रिटिश आर्मी के अंडर ही गुरखा रेजिमेंट अपनी थी 1814 के टाइम से। अच्छा, तो इतनी, दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट फॉर्मल रेजिमेंट दैट द इंडियंस मेड, इंडियन आर्मी हैड। क्योंकि उससे पहले तो बंगाल आर्मी और मद्रास आर्मी के नाम पे जो आर्मीज होती थी, वो उस तरह का 1857 से पहले ऐसे होता था। तो पहली रेजिमेंट तो एक्चुअली गुरखा रेजिमेंट थी, जिसका हेडक्वार्टर उस समय शिमला में बनाया गया था। खैर, तो जब हम 1939-40 पे वापस आते हैं, अंग्रेज हुकूमत ये सोचती है कि हमें सारी पार्टियों का, सारे दलों का साथ चाहिए विश्व युद्ध में एक सफल मुहिम छेड़ने के लिए। लेकिन उनको सबसे ज्यादा जो शंका होती है वो कांग्रेस के ऊपर होती है उस समय की। अच्छा, कांग्रेस भी क्या करती है, आप ये बड़ी विषय की बात है, मजे की बात है। कांग्रेस को ये समझ आ जाता है कि हमें बार्गेन करने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। और उसके पीछे क्यों मिल रहा है? क्योंकि क्रिप्स कमीशन पहली बारी सर स्टैफर्ड क्रिप्स के अंडर अंग्रेज हुकूमत सेटअप करती है और उसको भारत भेजती है, ये विषय पे चर्चा करने के लिए सभी पक्षों से कि
भारत को किन परिस्थितियों में सेल्फ रूल दिया जा सके। लेकिन अब सेल्फ रूल की तो बात अब रह भी नहीं गई थी, अब तो सीधा इंडिपेंडेंस की बात होने लगी थी, डोमिनियन से बाहर निकलने की बात हो ही रही थी। कांग्रेस उस पर एक मत हो चुकी थी तब तक, ये 1939-40 तक आते आते। जबकि 1926 में जब पहली बार इसकी बात हुई थी, तब उस समय सारा कांग्रेस एक मत नहीं था। 1916 में भी जब तिलक ने पहली बार इसकी बात की थी, तब भी कांग्रेस एक छत्र नहीं हुआ था इस विषय पे। पर 1939-40 तक आते आते एक छत्र हो गया था। लेकिन गांधी अपना एक अलग ही राग चला रहे थे उस समय। कांग्रेस में बहुत सारे गुट ऐसे थे जो इस पे क्रिप्स कमीशन के साथ बातचीत करने के लिए बहुत आतुर थे, और वो चाह रहे थे कि हाँ ठीक है, अगर सैन्य बल की सहायता देनी हो इस समय भारत के हित के लिए, अगर भारत की स्वतंत्रता इससे सुनिश्चित की जा सकती है, तो हम इसका समर्थन करेंगे। हम जो एलाइड पावर्स बन रही थी, इमर्ज हो रही थी उस समय, तब उस समय सिर्फ सोवियत यूनियन तो नहीं थे तब तक पिक्चर में, ब्रिटेन था और अमेरिका का रोल था उसमें उस समय ज्यादा। फ्रांस वो तो चल ही जाता, फ्रांस तो वैसे ही मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में था। आधा फ्रांस हिटलर शासन कर रहा था, बाकी जो दक्षिणी फ्रांस था उसको विशी फ्रांस के नाम से हिटलर का कोई बिठाया हुआ पिट्ठू उस पर शासन कर रहा था। तो फ्रांस की जो फ्रेंच रेजिस्टेंस थी बेसिकली वो नाम की थी, जबकि वो कोशिश तो बहुत कुछ कर रहे थे और ब्रिटिश एलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस हरकतें कर ही जा रहे थे। लेकिन असल में मेन पावर्स तो यही थी उस समय पे। और जो ब्रिटिश कॉलोनी खासतौर पे जो पश्चिमी दक्षिण पूर्वी एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, जो एक के बाद एक जापान से हारी जा रही थी अंग्रेज, सिंगापुर का सरेंडर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग इंसिडेंट्स फॉर द ब्रिटिश आर्मी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश फोर्सेस ने बिना लड़ाई के हथियार डाल दिए थे सिंगापुर जब चारों ओर से घिर गया था, सिंगापुर मलाया जापान के अगेंस्ट, जापान के खिलाफ। और उनके साथ तो जो अत्याचार किया जापानी फोर्सेस ने, वो तो अपने में ही मतलब उसके आपको मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगा कभी मौका मिला तो। आई थिंक एक सबसे बड़ा इंसिडेंट रिकॉर्डेड हिस्ट्री का है जहाँ पे जापानी आर्मी का सबसे बड़ा ब्लॉट है ये। उसके बाद जो उनके ऊपर जो एक्सेसेस ह्यूमन राइट्स के आते हैं वो तो आर्मी के ऊपर आते ही हैं। खैर उसमें बहुत ये मतभेद है कि वेदर आर्मी का उसमें डायरेक्ट रोल था, उसमें गवर्नमेंट का जो जापान की थी उसका क्या रोल था, उसके ऊपर बहुत वाद विवाद रहा है। लेकिन जब दिख रहा है कि जापान इतना करीब आ चुका है युद्ध करते करते, और आप खड़े हैं ऐसी स्थिति में जहां पे कि आपके ऊपर कभी भी जापान का भी हमला हो सकता है। माइंड यू, वाइजैक के ऊपर एयर रेड हुई थी जापानीज एयरफोर्स की, लोग भूल जाते हैं ये बात। और इवन चेन्नई के ऊपर बॉम्ब्स फेंके थे जापानीज एयरफोर्स ने एक जमाने में, उसी टाइम के आसपास। ओके, तो मतलब युद्ध चरम पे चल रहा था, उरूज चल रहा था उसका। लेकिन क्योंकि गांधी ने बोला कि हमें एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लानी है, तो क्विट इंडिया उसी समय के आसपास आ रहा होता है। आप ये सोचिए, क्विट इंडिया के बहाने, क्विट इंडिया तो नहीं पर सिविल डिसोबीडियंस के नाम पे सारे कांग्रेसी नेता गांधी के देखा देखी एक एक करके इंडिविजुअल सत्याग्रह करके जेल में जाना शुरू हो जाते हैं। आप ये समझिए कि तकरीबन कांग्रेस की जितनी भी टॉप और मिडिल लीडरशिप थी सारी जेल में चली गई थी तब तक। तो कांग्रेस का तो कुछ रोल था ही नहीं उसमें। लेकिन गांधी की नीयत ऐसी थी कि गांधी की नीयत पे जो उस समय के वाइसरॉय थे लिथलिंगो, और तत्पश्चात भी जो वाइसरॉय है वेवल, लॉर्ड वेवल, दोनों में से किसी को भी विश्वास नहीं था कि ये हमारे सहयोग में आ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक तथ्य जो आता है कि लिथलिंगो से मुलाकात करने के बाद गांधी जी जो थे वो बोलते हैं हाँ हम सहायता करेंगे, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं और कुछ मीटिंग के कुछ दिनों के बाद की बात होती है तो वो ही अपना सत्याग्रह अनाउंस कर देते हैं। साथ ही साथ उस समय गांधी जी ऐसी ऐसी चीजें करने लगते हैं जिससे कि दुनिया में सबको मतलब शंका होने लगती है गांधी जी का मंतव्य है भी क्या असल में। जैसे कि वो हिटलर को जो पत्र लिख रहे हैं, जो बहुत ही चर्चा का विषय है, हिटलर को बोल रहे हैं कि आप शांति से वार्ता करिए, शांति से सारा क्षेत्र आपका हो जाएगा। नहीं, हिटलर को बोला था ऐसा, क्योंकि मेरे को जूस का मालूम है कि आप तो उन्होंने हिटलर को भी पत्र लिखा था कि आप त्याग दीजिए हिंसा को। और फिर क्या करे उससे? कुछ नहीं, शांति रखिए दुनिया में। अंग्रेजों ने जूस को लिखे पत्र, जूस के लिए जो संदेश था और जो हिटलर को लिखे पत्र थे, उदाहरण के तौर पे पूरी दुनिया में घुमाया। अंग्रेजों अमेरिका के सामने भी ये प्रदर्शित करने की कोशिश करी कि गांधी तो असल में चाहते नहीं कि हम लोग ये युद्ध जीत सके, नहीं चाहते थे कि युद्ध जीते। वो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि हम ये युद्ध जीत ही ना सके। ये इस तरह की जो अजीब पत्राचार, मतलब ब्रिटिश हो गए। हाँ, ब्रिटिश अमेरिका की जो सैन्य
ताकत थी वो पीछे रह जाए, कि गांधी तो असल में उनका इंटेंट है ही नहीं कि हम जीत सके, वो तो चाहते हैं कि हिटलर ही जीत जाए, इस तरह की अजीब अजीब बातें करके। उनका तो ये तरीका था दिखाने का। बहुत बड़ा पीआर कैंपेन रखा गया था ब्रिटिश फोर्सेस द्वारा, यूएस में भी और यूके और बाकी अलाइड कंट्रीज में भी, यूरोप में, कि देखिए गांधी कैसी मिथ्या फैला रहे हैं, कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। तो गांधी के लेके तो वैसे ही विषय होगा कि ये भारत चाह क्या रहा है और भारत की जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या चाह रही है। इस सब में ये तो समझ आ रहा है कि हमें अमेरिका के प्रेशर में, हमें एज इन अंग्रेज को अमेरिका के प्रेशर में आके भारत को स्वतंत्रता तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो 45 के बाद हुआ ना। नहीं, उसी समय ये चर्चा शुरू हो गई थी कि जो पैसिफिक चार्टर है उसके तहत अगर आप एक नई वैश्विक संस्था बनाते हैं, वैश्विक ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका तो वैसी उरूज पे आ ही रहा था, अमेरिका की ताकत तो बढ़ी गई थी, सबसे बड़ी सैन्य ताकत भारत के बाद अगर कोई थी तो अमेरिका थी, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो अमेरिका सबसे बड़ी ताकत थी, सैन्य ताकत। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि भारत को आपको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, और तभी हम आपके साथ संबंध सही रख पाएंगे। तो एक तरह की लकीर तो खींचती थी इन्होंने भी, और अंग्रेजी हुकूमत लेकिन बिल्कुल रुचि नहीं थी उनकी अपने सबसे बड़े, जिसे बोलते थे ना डायमंड ऑफ द एम्पायर को त्यागने की। उसमें जो उन्होंने शुरू किया खेल, वो अपने में बहुत ही मतलब डराने वाला भी था, चौंकाने वाला भी था, और उसके ऊपर जो सबसे बड़ा उन्होंने हथियार अपनाया वो था मुस्लिम लीग का समर्थन। तो मुस्लिम लीग, देखिए ऐसा था, अब लोग भूल जाते हैं कुछ चीजें। मोहम्मद अली जिन्ना 1920 से 25 के बीच के आसपास आते आते इंग्लैंड ही चले जाते हैं परमानेंटली, भारत में कांग्रेस की पॉलिटिक्स छोड़ के वापस 1920 से 25 के बीच में, 20 से 25 के बीच में पॉलिटिक्स त्याग देते हैं, सिर्फ वकालत कर रहते हैं, और वकालत में भी वो इतना उनका मन भर जाता है भारत से कि भारत छोड़ के लंदन में जाके बस जाते हैं। और उसके पहले तो काफी प्रो इंडिया रहते हैं वो। 1916 तक तो वो कांग्रेस के सदस्य थे। 16 के बाद भी जब वो मुस्लिम लीग के सदस्य बने तो उन्होंने अपनी कांग्रेस की सदस्यता तो कभी छोड़ी नहीं थी। अच्छा, ऐसे अलग से हाँ, रिजाइन करना तो पड़ता था। इनके तो बाकायदा दोनों के ज्वाइंट सेशन होते थे। अच्छा, उस पीरियड में 1920 तक आते आते उल्टा जो सिविल डिसोबीडियंस, जो पहली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थी, तो उसमें भी मुस्लिम लीग ने बराबर सहायता करी थी। खैर, मुस्लिम लीग एक और मुद्दे के साथ उस समय नहीं जुड़ी थी, उस समय जो खिलाफत मूवमेंट जुड़ी थी इनफैक्ट, जिससे कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के जो सो कॉल्ड हितैषी थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, जो तुर्की में खलीफा को वापस रीइंस्टेट करने के लिए मांग कर रहे थे, जबकि तुर्की ने उसको अबॉलिश कर दिया था, उस पद को, उस पदवी को, उस साम्राज्य को, कमाल अतातुर्क ने। तो गांधी जी ये कहते हैं कि हम आपका सपोर्ट देंगे, आप बदले में हमें सपोर्ट करो। तो ये सारा उस समय 1925, 1920, 21, 25 में ये सब चल रहा होता है। तो ये खिलाफत मूवमेंट में ही तो मोपला वाला सब चीज होता है ना। हाँ, मोपला का कांड भी इसी समय आता है, और इसके कुछ ही मतलब वर्षों में ही स्वामी श्रद्धानंद जी की भी हत्या होती है। वो कौन थे? आर्य समाजी थे, जो एक्चुअली शुद्धिकरण मूवमेंट चला रहे थे। हाँ, ये जरूर था। जबकि उन्होंने गौ हत्या प्रतिबंधित कराने के लिए मुस्लिम समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे कैंपेन भी किया था। यहां दिल्ली के जामा मस्जिद पे ही चबूतरे पे चढ़ के शाही इमाम के साथ भाषण दिया गया था हिंदू मुस्लिम एकता का, और उसके कुछ ही वर्षों में उनकी गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। बाप रे। तो लेकिन वो शुद्धिकरण में आते हैं। लेट्स कम बैक टू जिन्ना। जिन्ना गायब है, लेकिन मुस्लिम लीग एक हथियार के तौर पे अंग्रेजों के हाथ में तो है ही है। अब मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही थी कि उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो जेन्युइनली मार्क्सिस्ट का लीडर निकल के आ सके, मुस्लिम मासेस का, जो इंटेलेक्चुअल हो, जो वेल स्पोकन हो, क्योंकि सारे तो राजे रजवाड़े थे ना, या जमींदार थे इनके। इनफैक्ट पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री भी जो मुस्लिम लीग से बना था, वो कुंजपुरा, जो हरियाणा में एक छोटी सी रियासत थी, उसका नवाब था। अच्छा। लियाकत अली खान। और ज्यादातर यूपी के भी राजा महबूबाबाद जो थे, छोटी सी रियासत अगेन महबूबाबाद। जिसको नहीं पता महबूबाबाद, अगर आपने 1.5 इश्किया मूवी देखी है तो उसमें जो महल दिखाया गया वो महबूबाबाद की हवेली है, राजा महबूबाबाद की हवेली है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर थी। कोर्ट केसेस ने हमारे देश में उसको उनके हाथ में दे दी। एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट इज द सेम थिंग ना, जो इधर से जो मुस्लिम चले गए उधर, और वो फिर जो शरणार्थियों को देनी चाहिए थी पर उन्होंने दी नहीं गई, पर उनको एनिमीज प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। और जबकि पाकिस्तान में उल्टा हुआ, पाकिस्तान में जो हिंदू छोड़ के गए वो सारे मुस्लिम को दे दी गई मकान।
मुस्लिम को मकान तो दे दिए गए, लेकिन जितने भी उनके तीर्थ स्थल थे हिंदुओं के और सिखों के भी वही हुए। आज भी जो गुरुद्वारे पाकिस्तान में हैं वो टेक्निकली सब एनिमी प्रॉपर्टी है। हाँ, जिसमें ननकाना साहब, जहाँ पे जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, वो भी आता है। चाहे कहने को एक गुरुद्वारा कमेटी है आज पाकिस्तान में, लेकिन टेक्निकली सब भी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कवर होते हैं। बांग्लादेश में भी जितनी हिंदुओं की संपत्तियां थी आज भी जो छोड़ के गए हैं वो सब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कवर अभी भी होता है, अभी भी वैलिड है। अब जिन्ना को वापस लाने का एक षड्यंत्र रचना शुरू होता है, क्योंकि भारत हम त्यागना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत। तो बट हाउ डज ब्रिटिश आइडेंटिफाई जिन्ना? बिकॉज जिन्ना एक पहले प्रो इंडिया वेरी ऐसे पर्सन जो बिलीव करते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ में रह सकते हैं, कभी उनके दिमाग में था। आई थिंक ये तब तो शुरू हुआ जब अचानक से गांधी जी कम्स ऑन द सीन, एग्जैक्टली, एंड ही गेट्स इरिटेटेड कि भाई ये कौन आ गए और ये अचानक से क्या हो रहा है, और इनकी वैल्यू खत्म होती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। देखिए, बहुत अच्छा आपने विषय उठाया। गांधी भी गुजराती और जिन्ना भी गुजराती, पहली बात। और दोनों अच्छे वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड दोनों एंग्लिसाइज लोग, और दोनों अमीर घर से आते हैं। बिल्कुल, लेकिन नहीं, जिन्ना फिर भी थोड़े से मध्यम वर्गीय परिवार से, लेकिन अपने को अमीर बना लेता अपनी प्रैक्टिस से। इनफैक्ट जिन्ना अपने समय के सबसे मशहूर लॉयर थे, सबसे महंगे लॉयर थे। अच्छा जी। तो लेकिन तिलक का केस भी उन्होंने लड़ा था, माइंड यू। किसने? बाल गंगाधर का केस भी लड़ा था, तिलक का भी केस लड़ा था जिन्ना। क्या बात कर रहे हो? जी 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 जी। मैंडेले का जब एग्जाइल होता है उनका, जब उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है, उनको एग्जाइल में भेज देते हैं बर्मा में, तिलक साहब को। तो उस टाइम का केस एक्चुअली तिलक साहब का उन्होंने लड़ा था। तो आप सोचिए वहां से ये कैसे बदलाव आ जाता है। नहीं तो ब्रिटिश को भी कैसे highly- पता चला कि हाँ। हमें जिन्ना को लाना चाहिए, प्रॉप अप करना चाहिए? क्योंकि मुस्लिम लीग में जितने भी नेता थे उन्होंने आपस में चर्चा करके ये रियलाइज किया था अपने पुराने अनुभवों से कि जिन्ना ही था जो उनका केस सबसे अच्छे लड़ पाता था। अच्छा। और ब्रिटिशर्स के तो फायदे में ही था। मुस्लिम लीग तो कर रही है एडवोकेट उस समय, और मुस्लिम लीग चाह रही है कि हम जिन्ना को वापस लाएं। और तब पाकिस्तान का पहला रेफरेंस एक्चुअली अल्लामा इकबाल नाम का जो पोएट था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। खैर लोग भूल जाते हैं कि उसने एक ऐसी भी पोएम लिखी है जिसमें कि मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, ये भी एक उसने पोएम लिखी हुई है। वो उसी में आगे आता है? वो अलग पोएम लिखी है, वो अलग पोएम है। हाँ जी। और वो असल में जो इंटेलेक्चुअल फाउंटेन हेड जो पाकिस्तान का था वो अल्लामा इकबाल था। ओके। जो पाकिस्तान पंजाब से था। आज के पाकिस्तान पंजाब से था। खैर ये सब पहचानते हैं। और तब पहली बार एक आदमी जाता है जफरुल्लाह खान नाम से, लंदन जाता है कन्विंस करने जिन्ना को कि आप वापस आइए, मुस्लिम लीग का नेतृत्व संभालिए। अच्छा, एक और भी बात है, क्योंकि सारे राजा रजवाड़े टाइप के लोग संभाल लेते मुस्लिम लीग को, तो आपस में भी एक ईगो टसल तो थी सबकी। ये एक ऐसा आदमी था जो किसी राजा रजवाड़े से नहीं था, बाकी क्रेडेंशियल सारे अच्छे थे। तो ये बड़ा अजीब भी चीज हो गया कि रजवाड़े वाले जो लोग हैं वो सडनली ऐसे बंदे से को अपनी भागदौड़ देने के लिए मान रहे हैं, या अपना क्या बोलते हैं, अपना सुपीरियर मानने को रेडी है, जो एक्चुअली में राजवाड़ा नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए वही तो बात है ना, क्योंकि वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने आर्टिकुलेट लॉयर थे और माने जाते थे कि उनसे अच्छा इनके केस की पैरवी कोई नहीं कर सकता। ये तथ्य सामने आने लगा। अच्छा। लेकिन अच्छा, जब पहली मीटिंग होती है जफरुल्लाह खान से और उनको पाकिस्तान समझाया जाता है क्या होगा। ओके। पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर और इस्तान जो था वो बलोचिस्तान का हिस्सा जो भी था, जो खान ऑफ कलात का, उस तरह का कुछ आइडिया बना था पहली बार। उसमें बंगाल नहीं था मेन, तब भी पाकिस्तान में। ओके। तब भी बंगाल नहीं आया था पाकिस्तान में, जो यूनाइटेड बंगाल था, जो मतलब बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, असम के हिस्से, उस तरह का क्षेत्र बोल रहे हैं हम। असम एज इन इंक्लूडिंग इवन मेघालय वाला एरिया जो था। ओके। उस तरह इतना बड़ा बंगाल। और सोचिए आप, पूरा वो बर्मा तक जाता है नीचे, चिटागोंग जो है। हाँ, एकदम नीचे से पतला सा एक स्लीवर ऑफ लैंड है। वो चिटागोंग है। कहा तो ये जाता है एक्चुअली चिटागोंग ढूंढने चले थे ब्रिटिश, वो तो भटक गए और कलकत्ता ढूंढ लिया उन्होंने। अच्छा, ऐसा हुआ है? ये माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भी चिटागोंग का नाम बदल के चिटोग्राम किया है। हाँ, क्योंकि ट्रेडिशनली बांग्ला में चोटोग्राम ही होता था, चोटोग्राम। हाँ, चोटोग्राम ही बोलते थे, क्योंकि काफी हिंदी या इंडियन नेम लगता है वो। हाँ हाँ, शुद्ध बांग्ला जो है बहुत ही संस्कृताइज्ड लैंग्वेज है वैसे ट्रेडिशनली। खैर, विषय से हम थोड़ा हिले, वो तो हमारी खासियत है। तो जब जफरुल्लाह खान से पहली बार पाकिस्तान का इनफैक्ट कॉन्सेप्ट सुनते हैं जिन्ना, वो बोलते हैं आर यू मैड, ओके, दिस इज अ स्टूपिड आइडिया। These were literally the words Jinnah uses with Zafrullah Khan that time in the first conversation, और उसको अपने घर से भगा देते हैं लिटरली।
ऐसे बोलते दफा हो यहां से। ओके। लेकिन अब ये देखिए, दिस इज वेयर द जियोपॉलिटिक्स आल्सो कम्स इनटू द पिक्चर। जो मुझे लगता है, जो पहली बारी में आइडिया रिजेक्ट हो गया, वो तीसरी चौथी मीटिंग में कैसे एक्सेप्ट हुआ? हाँ, क्योंकि एक अंग्रेजी इन्फ्लुएंस उनको दिखने लगा, मुस्लिम लीग के पीछे हाथ दिखने लगा। उनकी अपनी ईगो, अपनी पर्सनल एम्बिशन तो थी लीडर दिखने की, मासेस की, और वो रही हमेशा, और वो पूरी 47 तक दिखी है हमें। लेकिन उनको ये समझ आ रहा था कि मुस्लिम लीग को बाकायदा कम्युनल अवार्ड की वजह से, जो 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था, अपना मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में, तो उसमें मुसलमानों के लिए अलग सीटें हो गई, अलग वोटिंग राइट्स हो गए। सिखों के लिए भी बाइंडिंग हुए थे बाय द वे। अच्छा। उसमें सिखों के लिए भी अलग वोटिंग राइट्स से अलग सीटें थी, अलग रिप्रेजेंटेशन थी, पंजाब असेंबली में स्पेसिफिकली और नेशनल असेंबली में। कांग्रेस तो कुछ कर नहीं थी, उनको ये तो लगने लग गया था, और जो मुस्लिम लीग था वो चाहता था कि सारी पीछे हमारे पीछे पैरवी कर सके। तो ऐसे करके 1930 तक आते थे जिन्ना की वापसी होती है भारत में, बट दिस टाइम एज द लीडर, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग। ओके। अंग्रेज उनका हाथ तो ताकतवर कर ही रहे थे, लेकिन ये जो 10 साल पीरियड जो था, इसमें तो कम्युनल टेंशन बहुत रही है इंडिया में, माइंड यू। ओके। और मुस्लिम लीग ने किसी भी गांधी के आंदोलन में, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, जो दांडी मार्च वाला नौटंकी था, नौटंकी ही बोलूंगा, आई एम सॉरी, क्योंकि उसका कोई उद्देश्य अचीव हुआ नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं अचीव होता। जो सॉल्ट पे टैक्स बेट हो रहा था वो भी नहीं हटा था, जिसके लिए उन्होंने यार हमारे को क्या हिस्ट्री पढ़ाई है। देखिए, अब ये बात मैं आपको बताता हूं, ये फंडामेंटल सवाल सबको पूछना चाहिए। गांधी जी ने 30 साल में 3 मूवमेंट्स करी, उनमें से किसी का क्या फंडामेंटल आउटकम निकला? 1920 में नॉन कोऑपरेशन थी, हाँ। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस थी, 1942 में क्विट इंडिया थी। क्विट इंडिया की तो 1939 टू 1942 क्विट इंडिया थी। क्या इनमें से किसी का क्या ऑब्जेक्टिव? 1942 की तो अभी लिटरली हमने पूरी बायोप्सी की है प्रखर श्रीवास्तव जी के साथ। जी जी, बट आप ये समझिए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, तीनों का कोई आउटकम था क्या? नहीं। क्या कोई भी गोल जो उसमें स्टेटेड था अचीव हुआ था? नहीं। पर दांडी मार्च वाज, ये जो मेरे लिए एकदम शॉकिंग। अभी उल्टा 1922 में जब चौड़ी चौड़ा का कांड होता है, गांधी जी अपनी मूवमेंट ही सस्पेंड कर देते हैं। क्यों? और ये आप एक थोड़ा बैकग्राउंड दे सकते हैं, ये जो मूवमेंट हुआ तो जब 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होती है, सत्याग्रह एज अ कॉन्सेप्ट पहली बार आता है, हिंदू मुस्लिम एकता पे लड़ रहे हैं, खिलाफत है, इतना कुछ हो रहा है, जन जन आक्रोश फैला हुआ है। चौड़ी चौड़ा नाम का एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, जहां पे एक पुलिस चौकी को जला दिया जाता है, हाँ, सिपाहियों द्वारा। उससे इतना आहत होके एकदम से मूवमेंट सस्पेंड क्यों जाती है? क्यों? वही तो मैं जानना चाहता हूँ ना, क्यों? आप अहिंसा का प्रिंसिपल जो कहते हो कि उसके बेसिस पे किया है, दरअसल तथ्य तो ये सामने हमें लगता है आना चाहिए कि इससे एक चीज सिद्ध हो रही थी कि गांधी जी वाज नॉट द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द मासेस, जिस तरह उनको दिखाया गया, बनाने की कोशिश की जा रही थी। गांधी जी की एंट्री कैसे होती कांग्रेस में? आधे लोग तो ये मेरे को ढंग से समझा सकते हैं। गांधी जी, ये एक राज है, मुझे भी नहीं मालूम। एक एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन ही बोलूंगा मैं उनको, जो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में रशिया के 20 साल बिता चुका है, ब्रिटिश के आर्मी और 10-12 साल यूके में, लंदन में बिता चुका है। अच्छा, एक गांधी की कहानी सुनाता हूँ आपको, लंदन की बात कर रहे हैं। इंडिया हाउस नाम का एक स्थान होता था, हाँ, जहाँ पे जितने इंडियन मूल के लोग होते थे वो मिलने आते थे। आज इंडिया हाउस हाई कमीशन है, राइट? यस, आज वही बिल्डिंग हाई कमीशन इंडिया की। अच्छा, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वो हाई कमीशन है, क्योंकि वो एक ठहना तो आज भी दिखाना चाहिए हमें। अच्छा, ठीक है। तो इंडिया हाउस जो था, वहां पर गांधी जी से मिलने एक व्यक्ति आता है, कि गांधी जी लिखना शुरू कर रहे होते हैं भारत के बारे में, भारत में ऐसा होना चाहिए, समाज में ये होना चाहिए, सब। एक आदमी उनसे मिलते हैं, अबे कहानी है, ध्यान से सुनिए क्यों। वो तो हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो बैठते हैं, मिलते हैं। गांधी जी ने वचन लिए होते हैं भारत से कि मैं कभी मीट नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वचन लेके गए होते हैं यहां से। अब एक व्यक्ति जो मिलते हैं वो बोलते हैं, उन्होंने ऑर्डर, उस व्यक्ति ने ना प्रॉन्स ऑर्डर किए होते हैं, और गांधी जी देख के ना उल्टी मारना शुरू कर देते हैं प्रॉन्स को, उबले हुए प्रॉन्स को। तो ये व्यक्ति उनको बोलते हैं, आप ये नहीं देख सकते हैं, आप भारत के लिए क्या लड़ेंगे? आप गेस करिए उस व्यक्ति का नाम क्या था? विनायक राव दामोदर राव सावरकर। मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम वही आया, बट मुझे उनकी
पुरानी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री पता नहीं थी कि वो कहाँ था। और 1922 में जब 1922 में जब मदन लाल ढींगरा ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को लंदन में गोली मारी थी, इंडिया हाउस में सिर्फ एक आदमी ने उनके पक्ष में वोट उठाया था और उसका नाम था वीर सावरकर। तो उस वीर सावरकर को जिस तरह की छवि दी जाती है, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को सबसे पहले। आई होप जो भी मूवीज आ रही है, 1-2 मूवीज आ रही है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि ये सब डिस्कस हो रहा है आज। हाँ, सावरकर जी के बारे में, उनका चरित्र असल में डिस्कस हो रहा है, क्योंकि सावरकर was known as the most dangerous man in the Indian Empire. It was written on record in secret communication of the British intelligence. पर फिर आफ्टर आई थिंक वो टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस काफी सॉफ्ट हो गए थे वो। नहीं, क्योंकि उनको देखो, अगर आपके 40 में से 25 साल अगर आप जेल में ही पड़े हो, आप कहां से कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हो? वो भी तो सोचने वाली बात है। बहुत लंबे टाइम तक जेल में थे, 28 इयर्स। इनमें से कौन इतने टाइम जेल में रहा? इनमें से कौन सेल्युलर जेल में रहा है? गांधी जी तो बिल्कुल भी नहीं थे। गांधी जी की जेल थोड़ी होती थी, वो तो महल था। हाँ, आगा खान पैलेस में किसको इंटर्न किया गया था? आगा खान के महल में पुणे में किसको इंटर्न किया गया था? ये मुझे बताओ। गांधी को किया था। और काफी अच्छा पैलेस था, फ्री फ्लोइंग था। हाँ। ये क्या मजाक चल रहा है? सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। हाँ जी, वी वर एट कि गांधी जी कैसे आए कांग्रेस? तो गांधी जी कांग्रेस में आए, लाए गए थे बेसिकली, प्लांटेड बाय। तो उनको 1916 के अधिवेशन में पहली बार ही एंट्री मिलती है, क्योंकि जो तिलक के, बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध जो गुट बैठा हुआ था, वो बाल गंगाधर के तिलक के ऑपोजिट एक फिगर को खड़ा करना चाहता था जो उनके एक्सट्रीमिस्ट मेथड के साथ अग्री ना कर सके, जिसमें आपके गोपाल कृष्ण गोखले वाला ग्रुप आता है। और गोपाल कृष्ण गोखले की छत्र छाया में गांधी कांग्रेस में शुरू होते हैं। अब वो गोपाल गंगाधर का दुर्भाग्य था कि उनको जेल जब वो चले गए 1916 में, जब उनको बर्मा में भेजा गया, तब गांधी का उत्थान शुरू होने लगता है एक्चुअली, क्योंकि लीडरशिप का वैक्यूम आ गया। और गोपाल कृष्ण गोखले वाला जो मॉडरेट सेक्शन जिसे कांग्रेस का बोलते हैं, जो मॉडरेट नहीं था, जो पैसिफिस्ट सेक्शन था बेसिकली, क्योंकि गोखले इस हद तक, सॉरी, तिलक इस हद तक जा चुके थे कि भारत संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेगा, नॉट इवन डोमिनियन स्टेटस। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। क्वीन हमारी हेड हो ही नहीं सकती किसी भी तर्क से। एब्सोल्युटली। लेकिन कांग्रेस में बहुत ऐसे सेक्शन थे, इंक्लूडिंग जिन्ना एंड गांधी, जो उसके साथ फेवर में खड़े नहीं थे। अच्छा जी, बहुत बड़ा सेक्शन था कांग्रेस में इसका। ओके, पर गांधी जी जो अभी अहिंसा की बात कर रहे होंगे उधर, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट और ये, अच्छा, ये अहिंसा की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका में बोअर वॉर जब हुई थी, तो उसमें मेडिकल कॉर्प्स में वो वॉलंटियर थे। उल्टा वो इतना प्रभाव उनका था मेडिकल कॉर्प्स में, उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था उसी के लिए, सेवा देने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को। हाँ जी। तो लीडरशिप एक ही बार उन्होंने कांग्रेस फॉर्मली संभाली 1920 में। ओके। और उसके बाद कभी कांग्रेस दोबारा संभाली नहीं उन्होंने, माइंड यू। और फिर वो बस पपेट, पर सबको पपेट की तरह यूज किया उन्होंने अपने प्रभाव से। 1900 तो जब जिन्ना वापस आ रहे होते हैं और देखते हैं गांधी तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, और ब्रिटिशर्स मुस्लिम लीग को हवा तो देने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है। माइंड यू 1930 से पहले ही एक कॉन्सेप्ट आ गया था कि अगर इंडिया हमारे हाथ से निकल जाए, और इंटेलिजेंस और उनके प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल में डिस्कशन शुरू हुई थी, हम इंडिया को 3 हिस्सों में विभाजित करेंगे। अच्छा, ओके। जिसमें एक इंडिया होगा, एक हिंदुस्तान होगा, एक पाकिस्तान होगा। इंडिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मतलब हिंदुस्तान होगा, इंडिया या हिंदुस्तान होगा, एक पाकिस्तान होगा, और एक प्रिंसेस्तान बनाएंगे। ओके। जितनी प्रिंसेस स्टेट्स है, क्योंकि इंडिया को डायरेक्टली तो सिर्फ 25% हिस्से को गवर्न किया जाता था अंग्रेजों द्वारा, बाकी तो बाय प्रॉक्सी, क्योंकि इतनी सारी प्रिंसेस स्टेट्स थी जिन्होंने अपनी मजबूरियों के चलते ब्रिटिश डोमिनियनशिप एक्सेप्ट करी थी। देखिए, अब उनकी भी फ्रैंकली उनकी भी बहुत मजबूरियां थी, बिकॉज नन ऑफ देम हैड द कैपेसिटी टू फाइट सच अ ह्यूज एम्पायर। हाँ, ठीक है। उन्होंने दे कट देयर लॉसेस बाय सेइंग, और ब्रिटिशर्स ने भी अपना बदला था रवैया 1857 के बाद क्या प्रिंसेस स्टेट्स के बारे में। तो अब ये तीन, देखिए, ये पहले ही डिस्कस आ रहा है, 1919 1920 की हम बात कर रहे हैं। ये आइडिया पहली बार तभी फ्लोट हो गया क्योंकि मुस्लिम इलेक्टोरेट की बात शुरू हो गई है सेपरेट। सिख इलेक्टोरेट तो था ही पंजाब और नेशनल लेवल पे भी। अब जब ये शुरू होती है डिस्कशन,
ये प्लान वापिस आता है घूम के, क्योंकि गांधी तो सपोर्ट कर नहीं रहे हमें। हाँ। तो लिटलिंग वो डिसाइड करते हैं कि बहुत हुआ है गांधी और कांग्रेस का, मैं मुस्लिम लीग का हाथ ताकतवर और बनाऊंगा, मैं पाकिस्तान की डिमांड इनसे करवाऊंगा और हवा करवाऊंगा उसको अच्छे से, ताकि गांधी को कमजोर किया जा सके, और जो हमारे जो कॉमनवेल्थ में जो इनका कंट्रोल है, ये इस भारत की कॉलोनी पे जो हम कंट्रोल बनाए रख सकते हैं वो हम रखेंगे किसी भी हालत में। तो ये दिखाने के लिए कि भारत में स्वतंत्रता के विषय पे समन्वय नहीं बन सकता, मुस्लिम लीग का हाथ ताकतवर किया गया, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो भारत पे हुकूमत करता रहे आजीवन काल। That was the fundamental reason where the whole movement of Pakistan was basically given a fresh life of oxygen. देखिए, टू नेशन थ्योरी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। टू नेशन थ्योरी तो औरंगजेब के जमाने से चली आ रही है, ठीक है। अच्छा। शेख हाला सरिंदी जो थे, जिन्होंने फतावा आलमगीरी लिखवाई थी, हाँ, उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा है कि मुसलमान और हिंदू एक कौम हो ही नहीं सकते। वो समझा, पर वो दो नेशन की बात कर रहे थे। तो लिटरली दो कौम का मतलब क्या होता है? दो But कौम तब तो- नजरिया जिसे बोलते हैं। बट औरंगजेब तो इंडिया को रूल करा था, तो ये वो तो बोलते थे हम इंडियंस है ही नहीं, वी आर नॉट इंडियंस। वो समझा, पर वो रूल तो इंडिया को कर रहे थे। वो कर रहे थे, बट देखिए टू नेशन थ्योरी का फंडामेंटल क्या है? वी आर टू सेपरेट कम्युनिटीज, कॉम, टू सेपरेट एथनिसिटीज, रिलीजियस, कल्चरल, अदरवाइज। टू नेशन थ्योरी की फंडामेंटल तो यही है। अच्छा, दूसरी बारी कब आता है? कौन रेफर करता है अगेन? सर सैयद अहमद खान, द मैन हु एस्टैब्लिश्ड एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, व्हिच वाज द फाउंडेशन स्कूल फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाँ, ये दो बारी हो गए ना। और किसके नाम आता है टू नेशन थ्योरी पे? पब्लिक, जो ये लेफ्ट वीर सावरकर। हाँ, वो तो जबरदस्ती उनको वो भी तब बोला था ना 1940 में आते आते, तब ये सारी बहस हो रही थी कि पाकिस्तान की बहस चल रही है। उसने बोला दैट इज द केस, सो बी इट, वी आर टू सेपरेट नेशंस। आई थिंक इसलिए, और वो कंफर्म हो जाता है बस। तो। हाँ, बस वो कंफर्म हुआ ना उस टाइम पे। अब ये देखिए, ये प्लान तो है कि हम इसको हवा देंगे और मुस्लिम लीग को स्ट्रॉन्ग करे जा रहे हैं। तो मुस्लिम लीग को स्ट्रॉन्ग करने का क्या फायदा है इन लोगों को? मुस्लिम लीग कमिट करती है कि हम आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूटमेंट इंश्योर करवाएंगे ब्रिटिश फोर्सेस का। अब ये देखिए यहां पे सावरकर कितने स्मार्ट निकलते हैं। सावरकर रियलाइजेस कि दिस विल हर्ट द हिंदू इंटरेस्ट एट दैट टाइम, अगर आर्म्ड फोर्सेस की संख्या बल जो है वो मुस्लिम्स द्वारा डोमिनेट हो जाएगी। माइंड यू, पार्टीशन के समय 1/3 ऑफ द आर्मी was Muslim. ओके, 1/3 ऑफ द इंडिया, बहुत बड़ा चंक है ये तो, जो पाकिस्तान के हिस्से गई सारी, क्योंकि इट वाज प्रेडोमिनेटेड बाय पंजाबीज एंड पठान्स और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ओके, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो सबसे बड़ा गेम था वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा के लिए ही खेला गया। अच्छा, यहां पे क्या गेम खेला गया? कांग्रेस की सरकार थी पंजाब, सिंध और बंगाल में, तो कांग्रेस की सरकार थी नहीं माइंड, ठीक है। ओके, बंगाल वाज नॉट इवन इन द डिस्कशन इस सब में। एसेंशियली सारा फोकस वेस्ट पाकिस्तान जो बना था बाद में वो उस पे था। पंजाब और सिंध को तो हम फिर भी किस तरह लपेटे में ले लेंगे। एंड बाय पंजाब माइंड यू, पंजाब वाज जो उधर चला गया, पंजाब, वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब ऑल्सो, जो इंडिया आज का पंजाब है, आज का लोअर हिमाचल रीजन है, और आज का हरियाणा लिटरली दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ जो है। हाँ, ये सारे रीजन को पाकिस्तान बनाने की बात थी ओरिजिनली। ओके, सिंध के साथ, मतलब एकदम चिपक के दिल्ली से। हाँ, तो मतलब दिल्ली पे भी प्रेशर बना रहेगा। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट से आप दिल्ली पे, और दिल्ली में मुस्लिम आबादी काफी थी माइंड। ओके, 30-40% तो दिल्ली की भी आबादी थी। 30-40%? हाँ, उस जमाने में थी ये वो तो बहुत बड़ा नंबर था इनका। और दिल्ली में ज्यादा जो पुलिसमैन होते थे वो सब पठान होते थे। ओके, उस जमाने में, क्योंकि उन्हीं को यूज किया जाता था इन्फोर्स करने के लिए जो ब्रिटिश डिक्टेट होता था। बट अनलाइक दिस रीजन, जो नॉर्थ, जो खैबर पख्तूनख्वा वाला जो बेल्ट था, दैट वाज रूल्ड बाय द कांग्रेस, खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई के दिनदार वाले, जिनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता था। हाँ, क्योंकि वो भी नॉन वायलेंस को बहुत मायने देते थे। तो गेम ये था कि अगर हम ये पाकिस्तानी बना रहे तो हमारे को इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि हमारा पर्पस तो तब भी सॉल्व नहीं हुआ।
तो अब इन्होंने प्रेशर बनाना शुरू करा गवर्नेंस में। तो अच्छा, सावरकर की मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ब्रिलियंस इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने इंश्योर किया अपने एंड से कि हिंदूज एक्टिवली रिक्रूट करवाएं अपने आप को ब्रिटिश आर्मी में। ओके, तो ये तो सावरकर की बात हुई। अब यहां पे तो जिन्ना का हाथ ताकतवर हो ही रहा है। जिन्ना कांग्रेस को काम करने ही नहीं दे रहा है, बार बार धमकियां हो रही हैं और कम्युनल वायलेंस की एक स्ट्रीक झड़ी छिड़ जाती है पूरे देश में नॉन स्टॉप। व्हाट आर द मेजर पोजीशंस, लोकेशंस? बॉम्बे उस समय का, हाँ। कैलकाटा। माइंड यू, डायरेक्ट एक्शन डे जब आया था तो डायरेक्ट एक्शन डे से पहले भी नॉन स्टॉप राइटिंग चल रही थी जगह जगह, यूपी, बिहार, बंगाल में, यही दिखाने के लिए कि मुसलमान और हिंदू एक साथ रह नहीं सकते। 1940 is by the way the first time पाकिस्तान शब्द फॉर्मली मुस्लिम लीग यूज करती है लखनऊ अपना वो कन्वेंशन में। ओके, अब ये हद की बात तो ये थी कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की मांग के बारे में जिन्ना अंग्रेजी में भाषण दे रहा है एक ऐसी ऑडियंस को जिसको अंग्रेजी का अ भी नहीं आता। तो वो क्या समझ कर रही थी उसको, लीडर को? तो वो मतलब पॉइंट इज, उनको पता था बस ये मुसलमानों का नेता है, इतनी थिंकिंग सिर्फ। उस समय के जो सैलाब आया था। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, अंग्रेज इनको अपनी यूथ ब्रिगेड बनाने देते हैं। ओके, मुस्लिम लीग की यूथ ब्रिगेड पहली बारी बनती है। और ये किधर, बंगाल में कि पूरे जितने भी जहां भी मुस्लिम लीग की प्रेजेंस है? ओके, इवन इन साउथ इंडिया। अच्छा, केरला में, तमिलनाडु में, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी मुस्लिम लीग थी। जो इंडियन मुस्लिम लीग है केरला में, हाँ, उसी की तो ब्रांच थी ना। तो ये उनके बेसिकली लीडर ने तो बोला था, वी आर वेरी प्राउड दैट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। तो ये सारी मैनिफेस्ट होगी क्या? जैसे एआईएम है, एआईएम तो हैदराबाद स्टेट तो प्रिंसी स्टेट थी ना, तो उसमें जो रजाकार थे वो उनकी पार्टी थी बेसिकली। तो वही हो गया एक तरीके की, मतलब थिंकिंग वही है। हाँ, थिंकिंग वही है। अब मुस्लिम लीग यूथ ब्रिगेड बनाती है, और यूथ ब्रिगेड इज बेसिकली नथिंग बट अ काइंड ऑफ क्वाज़ी, कैसे बोलूं मैं, आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड मिलिशिया ऑफ द मुस्लिम लीग। अच्छा, इसी पर्पस के लिए बनाई गई थी। आपको पता है मुस्लिम लीग का नेता सबसे बड़ा, स्टूडेंट छात्र लीग का उनकी सबसे बड़ा नेता कौन था? गेस करिए। नो आइडिया। शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश का फाउंडर कहा जाता है। हाँ, इनफैक्ट डायरेक्ट एक्शन डे उसकी वजह से शुरू होता है। तो व्हाई इज इंडिया, मतलब जब व्हाई डिड इंडिया हेल्प हिम? मतलब वो पाकिस्तान को हर्ट करने के लिए वो ठीक था, पर इंडिया इज बहुत सारे सवाल उठते हैं इसमें, बहुत सारे सवाल, वेरी मिस्टीरियस। अब ये यूथ ब्रिगेड जो है जगह जगह मोबिलाइज कर रही है। तीसरी चीज जो कर रहे हैं, जो अंग्रेजों के एनकरेजमेंट से डेफिनेटली हो रहा है, बिकॉज अब ये प्लान को एक्टिवेट करना है, क्योंकि ये क्लियर होता जा रहा है कि छोड़ना तो पड़ेगा। अच्छा, इस बीच में लॉर्ड वेवल भी आ जाते हैं, लॉर्ड लिक्सिंग को हट के। और लॉर्ड वेवल जो है वो तो क्लियर है, अगर हमें भारत छोड़ने, हम पार्टीशन लेंगे, हम उसकी कीमत अदा करवाएंगे। हमें पाकिस्तान या हमें इंडिया में प्रेजेंस क्यों चाहिए, उसके फंडामेंटल रीजंस उनके अपने सीक्रेट कम्युनिकेशन में ये निकली है, और ये किताबों में आया है। किताब नरेंद्र सिंह सरीला जो थे, एक प्रिंसी स्टेट के राजा भी थे, राजकुमार थे, वाज आल्सो इन द फॉरेन सर्विस ऑफ इंडिया अंग्रेजों के समय पे। उनकी बुक है शैडो ऑफ द ग्रेट गेम। उसमें भी ये बात आई है कि अगर आपको एक ऐसा बेस चाहिए जो सोवियत यूनियन पे नजर रख सके, बिकॉज कम्युनिज्म से लड़ना है, ओके, जो पर्शिया के पास, पर्शिया पे इन्फ्लुएंस को रोक सके, क्योंकि सारा ऑयल हमारा पर्शिया से आ रहा है। माइंड यू, पर्शिया में या ईरान जो आज का है, जितनी भी आपकी तेल के कुएं थे वो सब एंग्लो ब्रिटिश, एंग्लो फ्रेंच ऑयल कंपनी नाम की एक कंपनी द्वारा चलाए जा रहे थे। अच्छा, जो शेल की बेसिकली मदर कंपनी है, ओके, जिससे शेल बनी है बेसिकली। अगर आपने शेल का नाम सुना हो, दैट वाज ओरिजिनल, वो येलो रेड वाला जो लोगो Yes. है उनका। हाँ, तो ये सोचिए, शेल का जो पास्ट है वो कॉलोनियल, डार्क कॉलोनियल होरी पास्ट है। एंड तो पूरा वेस्ट ही तो इंडिया के पैसे से बना है। प्लस आपको मिलिट्री बेस चाहिए, हाँ, अगर कोई एक्शन होता है अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान को बफर जोन बनाए रखना है, अगर यू नीड अ मिलिट्री बेस। नहीं, बफर बिटवीन रशिया एंड वार्म वाटर्स ना। यस, एग्जैक्टली। तो ग्रेट गेम जो बहुत सुनने में आता है, हम वो एक फोटो पे डाल देंगे। ग्रेट गेम तो वही है ना कि वर्ल्ड वॉर 2 का एक्चुअल एंडिंग वाज कि लास्ट में इंडिया को कौन लेगा। देखो, ग्रेट गेम उससे पहले का है इनफैक्ट। अच्छा, जब रशिया जारिस्ट रशिया था,
तभी से एक परेशानी थी कि कहीं ये इंडियन कॉलोनी को घेरना, इंडियन कॉलोनी को ऑक्यूपाई न करने आए। अच्छा, इनफैक्ट इस ग्रेट गेम की वजह से तत्कालीन जम्मू कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह को एक्चुअली धोखे से और गद्दी से हटाया गया था एंड ही वाज डिपोज्ड एंड अ काउंसिल वाज सेट अप इन जम्मू कश्मीर टू गवर्न द स्टेट। सिर्फ टिटूडर छोड़ देता हूं महाराजा प्रताप सिंह को, ये साबित करके करा गया था कि इन्होंने रशिया के जार को चिट्ठियां लिखी हैं कि आओ हम पे इन्वेड करो, हम आपकी हेल्प करेंगे फ्री होने में यहाँ से। तो मतलब इनका रशिया के साथ टेंशंस बहुत पुराना है, बिल्कुल। फिर भी ये बस क्योंकि रशिया को अटैक जर्मनी ने कर दिया, उधर म्यूचुअल कन्वीनियंस का अलायंस था। हाँ, लेकिन वर्ल्ड वॉर जैसी चल रही थी, बीच में इनको समझ आ गया था कि ये रिलेशन ज्यादा चल नहीं सकता। अच्छा, बस वॉर एंड हो जाए, बस ये वॉर एंड करने तक की बात रह गई थी। अब एक टाइम पे तो रशिया का तो जर्मनी के साथ भी जो पोलैंड का बिल्कुल तो था ही, वॉर्सो पैक्ट, वो यही तो था ना, सबको पता था कि रशिया सबके लिए रादर सोवियत यूनियन वाज नॉट अ रिलायबल पार्टनर फॉर एनीवन, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो थी मूलतः उससे मतभेद था। अगर आप इंडिया नहीं होल्ड कर सकते हैं तो आपका प्लान बी क्या है? प्लान बी है इंडिया के 2 टुकड़े ऐसे करो जिसमें कि एक टुकड़ा है जो हमारी बात मानेगा, हमारे चलते चल बैठेगा। That is what Pakistan was always about. That was always what Pakistan was about. कि एक तरह की सूडो कॉलोनी बनी रहेगी यहाँ पे, आज के साउथ एशिया बोलते हैं जिसे, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें अंग्रेजों की या बाद में जो उनके सक्सेसर बने ग्लोबल एम्पायर के, अमेरिकन की प्रेजेंस बनी रहेगी। So now let's get back to मुजीबुर रहमान। आपने बोला डायरेक्ट एक्शन डे, तो उसके बाद में भी वो मतलब क्या उसकी राइज उधर से और होती गई क्या? तो सोहरावर्दी का तो खास आदमी था। हाँ, सोहरावर्दी who also went on to become the prime minister of Pakistan after independence for a very brief time. अच्छा, एक और चीज पूछ रहा था बीच में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो ये गवर्न कैसे होती थी? क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रेच ऑफ लैंड था बीच में, तो वेस्ट पाकिस्तान का या जो बांग्लादेश है, वेस्ट पाकिस्तान का कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर होता था, चीफ मिनिस्टर होता था? दोनों का एक ही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता था। हाँ, लेकिन सब कुछ जो था वो बाय सी घूम के इतना, या एयर से बाय इंडिया जब भी अलाउड होता था, गवर्नेंस उस तरह होती थी। इसी वजह से भी एक सीवियर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एलियनेशन जो थी ईस्ट पाकिस्तान में पनपी थी उनके स्वतंत्रता के बाद। मतलब 47 के बाद की बात कर रहा हूँ। इट वेंट टू द पॉइंट वेयर 53 में तो बाकायदा लैंग्वेज राइट्स हुए थे, क्योंकि 48 में जिन्ना आके ढाका में चिल्लाते थे कि उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। उर्दू इंग्लिश क्या, उर्दू भी किसी को समझ नहीं आ रही है बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश में उस समय के, क्योंकि वहां पे बोलते ही नहीं थे। जो बोलते थे सिर्फ वो जो नवाब वगैरह टाइप के लोग थे, जो उनकी रूलिंग एलिट जो मुस्लिम लीग का हिस्सा थी, भाई सारी सोहरावर्दी, सिकंदर मिर्जा एंड पीपल लाइक शेख मुजीबुर रहमान, सिर्फ ये लोग थे अंग्रेजी बोलने वाले। तो बट अभी एक क्राउड का शायद एक ऐसा फैसिनेशन तो हो गई ना, क्योंकि हम भी तो उसी फैसिनेशन से अभी धीरे धीरे हट रहे हैं कि भाई अंग्रेजी बोलता है। हाँ, नहीं क्या तो बात है। तो जिन्ना को लीडर बनाने का मेन, जिन्ना की लीडरशिप अनइक्विवोकली एक्सेप्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण यही रहा होगा। बस इंग्लिश बहुत एकदम लॉयर तो पार एक्सीलेंस था ही, ठीक है, तो टैलेंटेड बंदा वो दिखता था। देखिए लीडरशिप का टैलेंट तो था, यू कैन डिनाई दैट। ओके, लीडरशिप टैलेंट था उसमें, बाकी वो बात थी कि उसकी, लेकिन वो इस तरह का आदमी निकलेगा बाद में किसी ने सोचा थोड़ी था कि वो ब्रिटिश हाथों में ऐसे झूलेगा। आप ये सोचिए, वेवल चाह रहे कि डायरेक्ट पार्टीशन की बात हो, दूसरी तरफ चर्चिल की सरकार गिर जाती है वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते, और क्लेमेंट एटली बनते हैं प्रधानमंत्री यूके के। ओके, चर्चिल भी चाहता है अगर भारत नहीं रह सकता कॉलोनी में तो उसका एक हिस्सा हम कॉलोनी बनाए रखेंगे। एटली बोलता है वो देखो भारत का कोई हिस्सा अपने आप हम तो नहीं फोर्स कर सकते, लेट अस मेक श्योर कि भारत अपने आप को ही पार्टीशन करे। तो बेसिकली उन्होंने फिर आइडेंटिफाई किया जैसे जिन्ना, और ऐसी सिचुएशंस उनके बीच में क्रिएट कर दी कि अपने आप ही मुस्लिम्स को ऐसा फील हो कि मुस्लिम्स को तो हो ही हो, कांग्रेस वाले अपने आप हाथ जोड़ के बोलते हैं हमें पार्टीशन चाहिए। वो तो पूरा डायरेक्ट एक्शन डे था ना, वो तो डायरेक्ट एक्शन डे की जो परिस्थिति बनाई गई, जैसे मैंने बोला
मुस्लिम लीग के मुस्लिम यूथ ब्रिगेड को अलाउ किया गया बनने के लिए, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिस्कशंस की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट होगी, आप ये दबाव बनाए जा रहे हैं जबरदस्ती कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन उचित तरीके से आ सके। कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बन रहा है कि सारी पार्टियों के साथ बात करेंगे तो हम आपके साथ बात करेंगे फॉर एनी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस। आप बार बार स्टॉलिंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस के लिए, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का हाथ बढ़ा रहे हैं, उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से जहां पे जरूरत पड़ रही है। और जिन प्रोविंसेस में जैसे पंजाब है या सिंध है या बंगाल है, जहां पे जो पार्टीज थी जो रूल कर रही थी वो मुस्लिम लीग नहीं थी माइंड यू, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होने के बावजूद। बंगाल में कृषक पार्टी होती थी, एक यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में होती थी, और एक सिंध में भी कुछ इसी तरह की पार्टी होती थी, अल्लाह बख्श सुमरो की। ओके, प्रेशर बनाया जाता है, दिखाया जाता है कि जो मुस्लिम लीग है वो मुसलमानों की सोल रिप्रेजेंटेटिव बन सके। देखिए 1931 में 30 में जब इलेक्शंस होते हैं भारत के, मुस्लिम लीग कहीं नहीं खड़ी थी। ओके, इट लॉस्ट मोस्ट ऑफ द मुस्लिम रिजर्व सीट्स आल्सो इन फैक्ट। अच्छा, मतलब जो मुस्लिम्स के लिए होता है जहाँ पे मुस्लिम्स ही वोट करते हैं, हाँ, वो भी बहुत सारी सीटें हार जाती है। 1931 या सही 1930, हाँ, दैट्स लाइक 15 इयर्स ओनली। हाँ, तो 10 साल के अंदर ये कैसे क्या बदल गया? हाँ, यही समझा रहा हूं ना मैं। ये 10 साल में मुस्लिम लीग का हाथ ऐसे ताकतवर बनाया गया, और 10-15 साल के पीरियड में, कि इट हैज टू, यूनियनिस्ट पार्टी के सिकंदर हयात खान के ऊपर प्रेशर डालते हैं, वो बंदा लिटरली अपनी पार्टी डिसॉल्व कर देता है, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम सिख तीनों टाइप के बेसिकली जो जमींदार वर्ग था वो थे इन्वॉल्व, और वो मुस्लिम दबा के मुस्लिम लीग के अंदर एंट्री लेना शुरू करते हैं इस पीरियड में, बिकॉज दे रियलाइज दैट पेट्रनेज जो है मुस्लिम लीग को मिल रही है ब्रिटिशर्स की। ऐसे ही सिंध में होता है और ऐसे ही बंगाल में होता है। सिंध वाज हिंदू मेजॉरिटी की मुस्लिम मेजॉरिटी? सो सिंध वाज मुस्लिम मेजॉरिटी, लेकिन उसके अर्बन एरिया सब हिंदू मेजॉरिटी होते थे। ओके, जैसे सक्कर था, हैदराबाद था, सिंध में भी हैदराबाद है माइंड यू, हाँ हाँ, और कराची। अच्छा, कराची भी सिंध है। ओके, ये ऑल हिंदू मेजॉरिटी एरियाज। ये रियलाइज नहीं होता लोगों को शायद, बिल्कुल नहीं पता। कराची की शिवरात्रि वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शिवरात्रीज दैट यू कुड सी अक्रॉस इंडिया। कारा चप्पा, एग्जैक्टली, कारा चप्पा तो शिवजी का वन ऑफ द, आई थिंक काशी से थोड़ा ही छोटा समझो आप उसको, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ शिवजी इज कराची। एग्जैक्टली, लोग भूल जाते हैं ये बात। तो क्योंकि अब ये मुस्लिम लीग के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं और मुस्लिम लीग की रिप्रेजेंटेटिव पावर अंग्रेजों की एनकरेजमेंट पे बढ़ रही है, हाँ ऑब्वियसली, जस्ट टू काउंटर द कांग्रेस। ये सोचते हैं कि हम संभाल लेंगे एज अ कॉलोनी विद इन इट, लेकिन इवेंचुअली ये समझ आता है कि फिर क्या होता है, म्यूटिनी शुरू होती है उस बीच में। 1945 में 3 चीजें पर्टिकुलरली होती है जब ब्रिटिशर्स के बिल्कुल हाथ पैर फूल जाते हैं। आईएनए ट्रायल्स होते हैं, जब आईएनए के 3 सिपाहियों को यहाँ दिल्ली के लाल किले में ट्रीजन के लिए ट्राई किया जाता है, ब्रदर पब्लिकली। जो भारत का जनमानस है वो अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाता है उसमें। अच्छा, इट वॉज अ वाइल्ड मतलब डिसेप्शन गिवन टू द 3 अंडर ट्रायल्स। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश आर्मी के ही लोगों को, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ही सिपाहियों को यूज करके अपनी आजाद हिंद फौज बनाई थी। हाँ, जब पहली बार ये डाउट मन में आया था अंग्रेजों के कि भैया ये हमारे लॉयल हैं भी कि नहीं है। हाँ हाँ, एंड माइंड यू 1945 तक आते आते एक्चुअली there was a major gap of trust between the British officers and the Indian soldiers. अच्छा, बहुत बड़ा गैप आ जाता है। That is also going on. Intelligence ये सब देख रही है, परेशान हो रही है कि ये कैसे करेंगे हम मैनेज। लॉयलिस्ट नहीं है ना ऑल ऑफ अ सडन। आईएनए का केस हो गया, रॉयल नेवल म्यूटिनी होती है बाकायदा अक्रॉस द इंडियन कोस्ट लाइन। सिर्फ मुंबई की बात होती है लेकिन पूरे कोस्ट लाइन पे इंडिया की होती है। आई थिंक वो कहते हैं कि फ्रॉम, आई थिंक इवन फर्दर देन पाकिस्तान से लेके सिंगापुर तक की सारी कोस्ट लाइन पूरा एक साथ जाती है। एग्जैक्टली, एंड इट टुक द ब्रिटिश 6 months जस्ट टू क्विल इट। 6 महीने लगे थे कंट्रोल करने में।
पर ये जो उन्होंने तीनों जो फ्लैग उठाए थे, अभिजीत जी कहते हैं, अभिजीत चावड़ा जी, कि उन्होंने 3 फ्लैग उठाए, कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड कम्युनिस्ट पार्टी, बिकॉज 3 ये मेजर फोर्सेस थी इंडिया की। तो उसमें वो तो गांधी जी और जिन्ना, जिनको लग रहा था कि अगर ये लोग म्यूटिनी कर देते हैं और आर्मी को पता चल जाएगा 24 घंटे के अंदर पूरी ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगी, तो इन्होंने गांधी जी और जिन्ना, ऑब्वियसली बिकॉज उनका पूरा वर्चस्व जो होता है पॉलिटिक्स का खत्म हो जाएगा, तो गांधी जी ने सरदार पटेल को भेजा था उधर उसको समझाने के लिए, सारे रिवोल्टिस्ट को, कि आप प्लीज शांत हो जाइए, आपको सब सेफ्टी गारंटी की, उनको पेंशन ने गारंटी की, उन पे कुछ अत्याचार नहीं होगा या उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई भी सारी चीज की गारंटी दी, पर एवरीथिंग हैपेंड अपोजिट जब वो हुआ। एग्जैक्टली। लेकिन पर 6 महीना गांधी जी की कोई वैल्यू बची नहीं थी उस टाइम तक। इंडियन पॉलिटिक्स में गांधी जी की एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं बची थी। ये एक आपने सुना होगा, वो कहते हैं गांधी ने प्रपोज किया था कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना देते ऑफ होल इंडिया। यस, जस्ट टू कीप इंडिया यूनाइटेड एट एनी कॉस्ट, और मुस्लिम लीग को सरकार दे दो। यू नो, दिस वाज द प्रपोजल फ्लोटेड बाय गांधी। वो तो वैसे भी सबको, ज्यूज को भी तो लिखते हैं ना कि भाई जो तुम्हें मार रहे तो दिस इज हाउ द ब्रिटिशर्स हैड दैट इन्फ्लुएंस कि जिन्ना वो प्रपोजल भी रिजेक्ट कर देते हैं। आप ये सोचिए, जिन्ना ने भी वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने तो कर ही करा था। गांधी जी कोशिश करते हैं अपना सॉफ्ट चार्म यूज करने की। जिन्ना के पैरों में बड़ी दर्द होती थी, एक इंसिडेंट है, जिन्ना के पैरों में बड़ी तकलीफ रहती थी, तो बोलते हैं, वो पैर देखते हैं उसके उठा के अपने हाथों से, बोलते हैं कुछ मैं दवाई भेजूंगा, आप उसको यूज करना। जिन्ना कभी दवाई यूज करते नहीं है, लेकिन गांधी को लगता है कि मैंने सॉफ्ट पॉइंट स्कोर कर लिया। दैट वाज गांधीज टैक्टिक, हमेशा सॉफ्ट पॉइंट्स से कॉन्वर्सेशन करने की और जीतने की। आपको पता है उस समय मुस्लिम प्रेस क्या बोलती है? क्या? मुस्लिम लीग की प्रेस, पैर छू लिया हमारा। हाँ, बोलते हैं कि तो गधा आदमी है, जो हमारे पैर पड़ा हुआ है हम उसकी बात क्यों सुनेंगे। हाँ। सो जब ये आप देखते हैं होते हुए, आप समझिए ना कि किसके हाथ में पक्ष पाला, किसके फेवर में खड़ा हुआ है, मतलब सारी चीजें किसके फेवर में खड़ी हुई है आज की डेट में। रॉयल नेवल म्यूटिनी होती है, आईएनए की बात आती है, गैप बढ़ रहा है, वी कैन नॉट होल्ड ऑन टू पाकिस्तान इंडिया एनीमोर, पाकिस्तान प्लान एक्टिवेट हो गया। नहीं, पर ये डायरेक्ट एक्शन डे के बाद, डायरेक्ट एक्शन डे उसी का हिस्सा है। डायरेक्ट एक्शन डे वो परिस्थिति बनाने का हिस्सा है कि पार्टी कांग्रेस मजबूर हो जाए। कांग्रेस म्यूटिनी हैपेंड आफ्टर द डायरेक्ट एक्शन। 45 के बाद हुआ है ना, 46 में हुआ है ना। हाँ, तो डायरेक्ट एक्शन डे भी 46 में हुआ है, पर कौन पहले आया? म्यूटिनी की? म्यूटिनी पहले है, ये सारी म्यूटिनी पहले हो चुकी थी। हाँ, ओह। डायरेक्ट एक्शन डे इसीलिए करा गया कि ताकि कांग्रेस और मजबूर हो जाए पाकिस्तान का प्रपोजल एक्सेप्ट करने और वही हुआ, और वही किया गया। प्रथा श्रीवास्तव जी ने अपने किताबों में भी बोला है, अपने वक्तव्यों में भी बोला है कि कांग्रेस के नेताओं ने एक्सेप्ट किया है बाद में, खासतौर पर नरवाला ने, लेकिन थक गए थे, हम थक चुके थे, हम बूढ़े हो गए थे, हमारे में अब और शक्ति नहीं बची थी लड़ने की। दरअसल सच बात तो यह है कि नेगोशिएशन उनको समझ नहीं आई कैसे करना है। The only person, पाकिस्तान का जो मॉडर्न मैप, जो रैडक्लिफ लाइन जो बनी थी बाद में, एक्चुअली रैडक्लिफ लाइन तो 1930s में ही बन चुकी थी, डिसाइड हो चुकी थी, जो इंडिया पाकिस्तान प्रिंसिस्तान प्लान की हम बात कर रहे थे। बस वो वापस बाहर निकाल के ले गए। ओके। दबाव कैसे बनाया गया नेहरू पे एक्सेप्ट करने के लिए, माइंड यू, वी के कृष्ण मेनन नाम के बाद में हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी बने देश का। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यूके में वो 62 के वॉर में भी वही थे ना, 62 वॉर के ही टाइम पे द बिगेस्ट डिजास्टर दैट वी एवर हैड इन आवर डिफेंस हिस्ट्री वाज हैविंग समबडी एन आउट एंड आउट कार्ड कैरिंग कॉम्प्रोमाइज्ड कम्युनिस्ट लाइक वी के कृष्ण मेनन एज आवर डिफेंस मिनिस्टर। कम्युनिस्ट और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया, कार्ड कैरिंग कम्युनिस्ट जो कॉमिंटन में विश्वास करता था, इंडिया में तो विश्वास ही नहीं करता था बहुत। सो लेट्स गेट बैक टू तो वीके कृष्णा मेनन के थ्रू प्रेशर बना रही है सारी ब्रिटिश फोर्सेस नेहरू पे कि आप ये प्लान एक्सेप्ट करो। नेहरू के ऊपर, नेहरू बातचीत कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, अमेरिकन से भी वार्ता कर रहे हैं, वो ब्रिटिशर से भी वार्ता कर रहे हैं। और अमेरिकन को क्या कन्विंस करते हैं, नेहरू की जो आइडियलिज्म थी उस समय की, कि एशिया इज फॉर एशियंस एंड वी विल बी पार्ट ऑफ अ सेपरेट ब्लॉक। ओके, हम अपने आप को अमेरिका से जोड़ना ही नहीं चाहेंगे। अमेरिकन भी परेशान हो गए, बोलते ये क्या बात हो रही है, हम आपकी इंडिपेंडेंस के लिए, आपके लिए बात कर, इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश से पंगा ले रहे हैं, आप ये हमको सुना रहे उल्टा।
नहीं, इंडिया का तो एक प्रॉब्लम रहा ही है ना, जब खुद के भी ढंग का कुछ चीज नहीं हो रही पर दूसरों को ज्ञान देते रहना है। वो बहुत बड़ी, वो वही उसी दौर की तो परेशानी सारी है। अब आप ये सोचिए, अमेरिकन जिन्ना से भी मिलते हैं, यहाँ का जो एम्बेसडर था, जो इंडिया में जो एम्बेसडर होता था यूएस का, वो अंग्रेजों की, बाय द वे ब्रिटिशर्स के, मतलब ब्रिटिशर्स के होते हैं, नाराजगी को मोल करते हुए बेसिकली ये किया जाता है एम्बेसडर बनाना इंडिया में, दैट टू व्हेन इंडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट। They recognize India as a separate country even though the Britishers give independence technically. लेकिन वो जिन्ना से मिलता है, वो तो ये तो दिख रहा है, ये तो क्लियरली पाकिस्तान बनवाएगा क्योंकि ब्रिटिशर्स का हाथ है इसके ऊपर। हाँ। उनकी अपनी इंटेलिजेंस चल रही थी ना। See, Americans knew nothing about India. Okay. ब्रिटिशर्स ने तो एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन भी रन किया था कि गांधी तो एक्चुअली एंटी वॉर एफर्ट है हमारी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। Okay. That cost India's public image a lot of डैमेज उस टाइम पे। मेरे को एक चीज बताइए, इंडिया अगर कंट्रीब्यूशन करता ही नहीं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे तो क्या फर्क पड़ता? मतलब इंडिया के लोग क्यों मरने चाहिए? इट वाज द इंडियन फोर्सेस दैट वर रिस्पांसिबल, हाँ, स्पेशली इन यूरोप, फॉर द फ्रीडम फॉर फ्रीइंग द वेस्टर्न फ्रंट। फ्रांस, सबसे ज्यादा जो कुर्बानियां दी गई हैं भारत की फौज द्वारा ही दी गई हैं वर्ल्ड वॉर। ये तो हमारा ही लॉस हो गया ना। पर नहीं, तो पॉइंट ये था कि आई एग्री लॉस हमारा था, लेकिन इन्होंने ये दिखाया कि भारत के नेता तो ऐसे बावले हैं कि तो वॉर ही नहीं करना चाहते, इनका पास है तो हिटलर को भी इन्वेड करने देंगे इंडिया और आपको। पर एक्चुअली में जितना भी मेरे को समझ में आता है वो तो ये है ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जबरदस्ती गांधी जी ने अपने सोल्जर्स भिजवाए कि ये, जबकि ब्रिटिश ने मांगे नहीं थे, प्रिसाइसली ये बोल के कि अगर हम इनको हेल्प करेंगे तो मे बी, अपने अजम्पशंस पे कि मे बी ये हमें बाद में सुनेंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड्स कि हमको कुछ डोमिनियन दे दे, कुछ छुटकारा दे दे। बिल्कुल। एंड ये जब नहीं हुआ तब सारे कांग्रेस वाले लीडर्स ये थे कि जब ये वापस सिचुएशन अगर आई तो हम बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे ब्रिटिश की। पर जब वापस ये सिचुएशन आई 1939 में, तब तो बड़े खुशी खुशी वापस गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया कि हाँ ले जाओ हमारे, जबकि अहिंसा की बात करते हैं पर सोल्जर्स दे रहे हैं हमारे उनके लिए मरने के लिए। नहीं, तो अपने आप को उन्होंने साइड करवा लिया ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बहाने अरेस्ट होके सबने। यही तो देखिए खेल क्या खेला है। अच्छा, यही तो खेल खेला गया कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी इस प्रॉब्लम की, इसलिए हम साइड हो जाएंगे सारे। और वो तो वीर सावरकर जी का थोड़ा दिमाग था कि वो थोड़े से पार्टिसिपेशन ठीक करवाई उन्होंने कुछ। नहीं तो अगर वो जब पार्टीशन के बाद अगर आर्मी जाती, किसके पास जाती सारी आर्मी? नहीं, वो छोड़ो, मेरे ख्याल से पार्टीशन ही नहीं होता। इनफैक्ट वो पूरी आर्मी अगर मुस्लिम डोमिनेटेड होती तो वो पूरे इंडिया को पूरी दबा के रख देती। तो exactly और मे बी अगर पार्टीशन होता तो भी मेजॉरिटी ऑफ इंडिया पार्टीशन हो जाता पाकिस्तान के पास। सात्विक, आपकी बात बिल्कुल सही है। दोनों सर्कमस्टांसेस में इंडिया का ही नुकसान बन रहा था। मेरे को तो लगता है मे बी 50% प्लस पाकिस्तान बन जाता इंडिया। आपको पता है एक प्रपोजल जिन्ना ने भी डाला था, बाद में तो बिकॉज ब्रिटिश प्रेशर था उसने गिव अप कर दिया। देयर विल बी अ स्पेशल कॉरिडोर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान कटिंग अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, जिसमें दिल्ली होगा, जिसमें रामपुर होगा, जिसमें लखनऊ होगा, जिसमें आपका पटना भी होगा, जो ऐसे लैंड मास कनेक्ट करेगा, क्योंकि हम दो ऐसे एंटिटीज को अलग अलग करके पॉइंट करें। माइंड यू, पार्टीशन अगर नहीं, एंड जिन्ना पाकिस्तान लेने के लिए इतना आतुर हो गया था, ही सेड दिस ऑन रिकॉर्ड टू वन लीडर, सरदार बलदेव सिंह ने रिकॉर्ड में रखा अपने। बलदेव सिंह को जिन्ना आके बोलते हैं, बलदेव, if Pakistan is given to me on a matchbox tomorrow, I will take it gleefully. मैं समझा नहीं, मैच बॉक्स मतलब? मैच बॉक्स पे भी पाकिस्तान लिख के दे दो, that is enough for me. पाकिस्तान जिन्ना बोलता है? हाँ, बलदेव सिंह। ओके। लार्जर कॉन्टेक्स्ट इज कि वो बोलता है तुम हमारे साथ आके जुड़ो। ओके। यूनियनिस्ट हो ना तुम सरदार लोग, तुम हमारे साथ आके जुड़ो, हम पंजाब बनेंगे, हम पाकिस्तान को बहुत ग्लोरियस कंट्री बनाएंगे। समझ रहे हैं? आज के खालिस्तानियों को पाकिस्तान वाला पंजाब नहीं चाहिए। तो माइंड यू, आजाद पंजाब की डिमांड पहली बार इन्होंने उठाई थी, अकालियों ने उस टाइम पे। हाँ, क्योंकि ये सब डिबेट चल रही है, उन्होंने बोला हमको तो कुछ नहीं मिल रहा, हम सेपरेट पंजाब को एक सेपरेट कंट्री बनवाएंगे।
तो फिर पाकिस्तान का वजूद क्या रहता? आज की पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली तो पंजाब जो है, इसीलिए तो ब्रिटिशर्स ने उसका साथ नहीं दिया ना प्रपोजल का, जबकि अकालियों को उन्होंने हमेशा बहुत हवा दी थी। The only thing that the Akalis did at that time was stay away from the entire conversation at British behest. सर हमने क्या चीज से शुरू की? मास्टर तारा सिंह अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने में मजबूर हुए तो इसलिए मजबूर हुए क्योंकि उनको समझ आ गया था कि पाकिस्तान में पंजाब जाएगा। अच्छा, तो पंजाब को बचाने के लिए उसका विभाजन तभी हो सकेगा अगर हम डेमोन्स्ट्रेट करें that there is a majority on one side and not the other. हमने कहां से कौन सा टॉपिक शुरू किया और हमने कितने सारे अलग अलग टॉपिक्स भी पकड़ लिए। यही प्रॉब्लम है, पार्टीशन का जो पिक्चर है वो कभी क्लियरली डिस्कस नहीं होता इसी वजह से, क्योंकि बहुत स्ट्रीम्स पे है, बहुत सारी धाराएं एक साथ बह के उसको पार्टीशन को, विभाजन को सत्यान्वित कर रही हैं। 45 में तो जब ये लैंड मास की बात होती है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रेफरेंडम करवाना पड़ता है स्पेशली कांग्रेस को। अच्छा, इसमें देखिए नेहरू जाते हैं 1939-40 में, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था खैबर पख्तूनवा, वो एक्चुअली तो कांग्रेस के साथ था। हाँ, गेम कैसे खेलते हैं? वेवल एक आदमी को बनाते हैं गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, जिसका नाम है ओलाफ कैरो। ओलाफ कैरो इज फेमस फॉर क्रिएटिंग, मतलब for basically being very knowledgeable about the region, और उसने वहां पे एज ए सोल्जर भी सर्व किया होता है। ड्यूरेंट लाइन भी उधर है, ड्यूरेंट लाइन के पास, वो ड्यूरेंट लाइन भी। उसका क्या टास्क है? उसका टास्क सिंपल है, मुस्लिम लीग को यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट बना, एक फोर्स बनाना। अच्छा, ये मुस्लिम लीग को प्रेजेंस ही नहीं थी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। अरे बाप रे। अब वो कैसे बनाते हैं? वो उन ताकतों को हवा देता है मुस्लिम लीग वाली इनसाइड द प्रोविंस, जो ये रूमर फैला सके कि तुम तो हिंदुओं के पैरों के नीचे दब जाओगे। और वहां पे जितने भी बड़े बड़े जो उलेमा थे उनके साथ सांठगांठ करके वो लहर बनवाता है कि आपको पाकिस्तान बनाएंगे तब आपको तवज्जो दी जाएगी। माइंड यू, खान अब्दुल गफार खान वाज नोइंग व्हाट वाज हैपनिंग। उसने तो ये भी कह दिया था, अगर मैं पाकिस्तान भी बनूंगा, अगर मेरे को बनाना ही है तो मेरे को पख्तूनिस्तान बनाओ, अलग कंट्री बनाओ उस टाइम पे। पख्तूनिस्तान की उनको तभी अफगानिस्तान तो एग्जिस्ट करती थी ना, वो तो मानते ही नहीं थे ना। वैसे भी वो बोलते बाद में अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे, उनकी तो थी, इमीडिएट गोल नहीं था। लेकिन आप ये देखिए, कम्युनल टेंशन इतनी हो गई है खैबर पख्तूनख्वा में, जो हिंदू और सिख रहते थे सबको भागना पड़ा। मेरे को एक चीज बताइए, अगर दिख रहा है कि मुस्लिम या जो भी है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है और उनको वायलेंट तरीके से हम कांग्रेस को प्रेशराइज किया जा रहा है, तो इस सब चक्कर में जहां पे ऑलरेडी सिख और हिंदू स्ट्रांग थे, वहां पे वो लोग क्यों मिलिटराइज नहीं हुए, या वो लोग का क्यों एक सशक्तिकरण बोलते हैं जो, देखो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड था ना उनका, मुस्लिम लीग वाला वो स्टेट स्पॉन्सर्ड इफेक्टिवली, तो उधर लोकल लीडर्स नहीं आए, वो इतने बटे हुए थे। अच्छा, देखिए हमारी हमेशा की प्रॉब्लम रही है। एग्जैक्टली, प्लस नंबर्स का तो गेम था ही ना शुरू से। आपको पता है जो रेफरेंडम इवेंचुअली हुआ था नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्रोविंस में, सिर्फ 5 लाख वोटों से आई थिंक फर्क पड़ा सर। 5 लाख कुछ भी नहीं होते, पर तब की पॉपुलेशन परसेंटेज दैट वाज barely 1% और 2%, मतलब। अच्छा, ने डिसाइड किया कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा नहीं बनेगा। और गांधी जी के कहने पे द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री और अदर द ऑप्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्री इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेफरेंडम। ओके, रेफरेंडम में 3 ऑप्शंस होनी चाहिए थी, पाकिस्तान का हिस्सा, भारत का हिस्सा या इंडिपेंडेंट कंट्री। गांधी जी के कहने पे खान अब्दुल गफार खान इज फोर्स्ड टू एग्री टू ड्रॉपिंग द थर्ड ऑप्शन फ्रॉम द रेफरेंडम। ओके, और सबसे बड़े वही लीडर थे उधर, सबसे बड़े लीडर जबकि रीजन के वो थे उस प्रोविंस के। एंड माइंड यू, अगर वो थर्ड ऑप्शन होती सबसे ज्यादा वोट उसको पड़ते, इसलिए वो निकाल दिया, ताकि हमें वो बनाना है, ब्रिटिशर्स को बनवाना है, ये गेम चल रहा है। देखिए खान अब्दुल गफर खान जो है वो एक्चुअली में गांधीयन थे, कहीं ना गांधीयन थे ना वो पक्के, वो उनके लपेटे में फंस गए। ये ऐसा क्यों हो रहा है कंसिस्टेंटली कि जो भी गांधीयन थे, आई थिंक एक ही लीडर है सरदार पटेल, क्योंकि थोड़े से रियलिस्ट गांधी थे, पर जो भी गांधीयन वाले लीडर थे वो कहीं ना कहीं सब जगह जो जाके भी वो लीडर है या वो
स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो भी एरिया के, वो वहां पे उधर उन्होंने सत्यानाशी किया है एरिया का। अब दुख की बात तो है, ये प्रॉब्लम हुई है पंजाब। जैसे अब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में नेहरू जी 1940 में जाते हैं दौरा करने, नेहरू जी के बाद पत्थर मार रहे होते हैं लोग लिटरली, अच्छा, क्योंकि ये हवा फैलवाई होती है मुस्लिम लीग वालों ने कि ये तो हिंदू तुम्हें दबाने आ रहे हैं, हिंदू को दबाने आ रहे हैं, हिंदू तुम्हें दबाने आ रहे हैं। अच्छा, आजाद देश जब होगा तो ये तुम्हारे को अपनी जूती की नोक पे रखेगा आदमी। नेहरू के बारे में इस तरह की मिथ्या फैलाई जाती है। पर यही तो, इसलिए तो आराम से डायरेक्ट एक्शन डे, और ये सब वही तो, डायरेक्ट एक्शन डे अगर नहीं हो पाया तो इस तरह की परिस्थिति बनाई गई कि हिंदुओं के ऊपर इतना वो डिफिकल्ट हो जाए हिंदुओं के लिए उस एरिया में रहना भी, कि वो वहां से अपने पलायन करेंगे। बाय डिफॉल्ट वो मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान बनेगा। आप समझ रहे? दैट वाज द गेम ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे इवेंचुअली। वो तो ऑब्वियस था, तो जितना एक्टिवेट करता है कहने को, बट असल में उसकी चाबी तो वो है, लेकिन मतलब खिलौना तो वो है, चाबी घुमाने वाला कोई और है। क्योंकि पाकिस्तान का प्लान ही तभी हो सकता है जब ये होगा। सो लेट्स मूव ऑन आगे फिर स्टोरी में। तो 46 में तक हो गया और डिसाइड हो जाता है कि अब वीपी मेनन नाम का दूसरा एक आता है, दिस इज अनदर मेनन, जो पटेल साहब के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, पटेल साहब के जो राइट हैंड मैन जो उनकी मूवी में भी, सरदार मूवी में दिखाई जाते हैं, सरदार, और अभी जो सैम बहादुर मूवी में भी, हाँ, उसमें भी आते हैं उनका नाम। जो एक्चुअली जो फर्स्ट है जब वो महाराजा हरी सिंह के पास जाते हैं, गलत सीन दिखाया है बिल्कुल ही, इट नेवर हैपेंड माइंड यू, वो बहुत गलत डिपिक्शन है वो। अच्छा, वो मैं फुर्सत में बताऊंगा उसके बारे में। अच्छा, वो गए नहीं क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिस तरह वो दिखाया गया। एक्चुअली में डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ये दिखाता है कि आरएसएस के जो सेकंड सर संघ चालक थे, गोलवलकर साहब, गुरुजी, वो गए थे। गुरुजी तो एक्चुअली वाज प्लेइंग अ सीक्रेट रोल बिहाइंड इट, क्योंकि पटेल साहब ने उनको बोला था आप ट्राई करिए, क्योंकि नेहरू जी से तो कुछ हो नहीं रहा था। नेहरू जी ने तो एनीवे नहीं, पर एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं, उस पर डेप्थ पे नहीं जाएंगे, बट जो लोग आजकल बहुत आराम से ये प्रश्न उठाते हैं कि आरएसएस ने फ्रीडम फाइटिंग में क्या साथ दिया था, बट बहुत ज्यादा यूनिटी में क्या साथ दिया वो क्यों नहीं कोई पूछता। नेशनल यूनिटी जो बाद में इंडिया की बाउंड्री बनी उसमें क्या रोल प्ले किया वो क्यों नहीं बताता। नहीं, पर आफ्टर विभाजन भी उन्होंने उधर अगर जाके गए हैं, वो अपने आप को मुस्लिम कन्वर्ट किए हैं, वो भी इन सीक्रेट हिंदूज ही रहते थे और वो स्पाई की तरह एक्ट करते थे, और सरदार पटेल को सारी रिपोर्टें जाती थी। और सरदार पटेल अपने आप में आई थिंक वो बहुत जल्दी चले गए हमारे बीच में से, वरना वो अगर लंबे टाइम तक रहते तो शायद, देखिए अगर गांधी का असैसिनेशन ना हुआ होता, we would have had a very different picture. Yes, maybe even Gandhi could have somehow managed to come to power. Sorry, Sardar Patel would have managed to come to power somehow had Gandhi not been assassinated. Gandhi's assassination was a strategic mistake. Rather, not a terrorist action. It was a strategic mistake rather. अभी जस्ट प्रखर जी के साथ यही शूट करके आ रहा हूँ, सेम चीजें बात हुई है। बोलते कि 10-15 मिनट बाद ही, वो झगड़े होने के बाद ही गोडसे ने मारा है। Exactly. Anyhow, अभी ऐसा लग रहा है, ये स्टोरी सुन के ऐसा लग रहा है कि कहीं गोडसे भी तो प्लांटेड नहीं था। देखिए गोडसे प्लांटेड नहीं था, लेकिन पता था, पुलिस फोर्सेस को पता था इंडिया की 10 दिन से होने वाला है, और वो होने दिया, और वो होने दिया गया क्लियरली कि जवाहरलाल नेहरू इसको फिर बाद में पॉलिटिसाइज कर देंगे। Whatever be their logic, the only interpretation that I can derive from whatever circumstantial evidence I've read, कि पता होने के बावजूद अगर कुछ करने दिया जा रहा है, then there is a problem. Absolutely. So let's move on. Yes. 46 में डायरेक्ट एक्शन डे आता है, 47 मेनन, हाँ. अब 46 में वीपी मेनन वापस वो इंडिया पाकिस्तान प्लान लेके आते हैं। पटेल कन्विंस है वैसे भी तब तक, उनको समझ आ गया कि ये तो अब ऐसे होने नहीं वाला है। लेट्स कट आवर लॉसेस, सी व्हाट वी कैन मेक आउट ऑफ आवर कंट्री। कल को 80% कंट्री हमारे पास है, एटलीस्ट वी विल हैव समथिंग टू शो फॉर अस। और यहाँ के जो हिंदू लोग हैं स्पेशली, और जो सिख लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनको कहीं एक आश्रय मिल सकेगा एटलीस्ट शांति से रहने का। पटेल इस मामले में बहुत क्लियर हो चुके थे कि मुस्लिम लीग की प्रेजेंस होते होते तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ जब गवर्नमेंट बन गई थी इनकी 45 में, इंटरिम गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग ने एक पेपर तक नहीं पास होने दिया कैबिनेट मीटिंग्स में। ओके, इतना उन्होंने दंगा किया था, अगेन एट द बिहेस्ट ऑफ द ब्रिटिश। वेरी साउंड्स वेरी सिमिलर टू करंट ऑपोजिशन। एग्जैक्टली, आज की ऑपोजिशन हमेशा, अगर आज की ऑपोजिशन गवर्नमेंट में आ जाए तो दे विल बिहेव द सेम वे, दे विल बी ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट इन नेचर। हमारे जैसे लोग को तो खत्म कर डालेंगे। देखिए 1945 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग को
हैंड्स डाउन सारे वोट मिल गए, क्योंकि जितने भी मेजर नेता थे मुसलमान के सब मुस्लिम लीग में आ गए थे। तो जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले पॉडकास्ट में आपसे कि वो इतना बड़ा प्रचंड बहुमत कैसे मिला उनको, इस वजह से मिला था। ब्रिटिश पैटर्नेज में सारे नेता सारे जम करके आ गए, मुसलमान के जितने भी बड़े नेता थे। फोर्स्ड बाय दैट इंटरिम गवर्नमेंट माउंटबैटन के कहने पे वेवल के कहने पे बनती है। तब तक माउंटबैटन भी बाय द वे जस्ट वापस आते हैं। माउंटबैटन का इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बर्मा में वो लड़ाई करे होते हैं ब्रिटिश फोर्स के लिए, तो उन्होंने अपना क्रेडेंशियल वहां से बनाया होता है। ओके। एंड हैं भी वो रॉयल फैमिली से जुड़े हुए, वो क्वीन के कोई तो कजन है। हाँ, कजन है। माउंटबैटन को लाया जाता है टू एक्सेलरेट द प्लान इस टाइम पे, क्योंकि वेवल ने इतना अपना मतलब इतनी हाई तौबा करवा ली अपने नाम की कि नोबडी वांट्स टू इवन वर्क विद हिम। पीपल रियलाइज दैट इन द ब्रिटिश एम्पायर कि इसके साथ तो अनपॉपुलैरिटी लेवल्स बहुत हाई हो रहे हैं। वी स्टिल हैव टू एंश्योर दैट द इंडियंस आर डूइंग इट देमसेल्व्स एंड नॉट अस। तो इसके लिए हमें एक चार्म ऑफेंसिव अब चालू करना है, जो माउंटबैटन की खासियत है। माउंटबैटन आते हैं और सारा प्रोग्राम प्लान उसके तहत होने लगता है। मजे की बात देखिए, Mountbatten ensures that nearly all the princely states in India, undivided India, merge with modern India. Okay. Except for 4 or 5 जो पाकिस्तान की नेचुरल बाउंड्री, जो रैडक्लिफ लाइन वाली बाउंड्री से मैच करती है। किससे? रैडक्लिफ लाइन की बाउंड्री से जो मैच करती है, वो वाली प्रिंसली स्टेट्स उधर ही जाती है। अच्छा। बाकी सारी इधर आ रही है। There is discussion कि जोधपुर, भोपाल जो कंटिन्यूस बेल्ट बनती है एक तरह से, वो अनडिवाइडेड है, वो अनडिसाइडेड है कि कैसे हो, हम इनका हिस्सा बने, अपना हिस्सा बने, क्योंकि पाकिस्तान वाले जो है उनको अनलिमिटेड राइट्स देने को तैयार है। हाँ, जिन्ना गिव्स हिम अ ब्लैंक पेपर, आपको जो चाहिए दो, मैं आपको वो सिंध वाले को तो यही दिया था ना कि आपको प्राइवेट ट्रेन सोडा को यही दिया गया था। लेकिन जो हनवंत सिंह जैसे जोधपुर के राजा थे, वो वापस बिना हाँ ना करे वापस अपनी गोष्ठी में जाते हैं, अपने सीनियर लोगों से बात, अपने बुजुर्गों से बात करते हैं और वो मना करते हैं। तो इसलिए हनुवंत सिंह इवेंचुअली भारत का हिस्सा बनने को तैयार होते हैं, क्योंकि उस समय भूखमरी थी बहुत, जोधपुर में बहुत भयंकर सूखा पड़ा हुआ था, लोगों के पास खाने को नहीं था। एक कहानी आती है कि वीपी मेनन को टेबल पे ऐसे बंदूक रख के दिखाई थी, बोला इफ माई पीपल डोंट गेट टू ईट आई विल शूट यू लाइक अ डॉग। राव हनुवंत सिंह एक्चुअली ये धमकी देते हैं। लेकिन देखिए, जो भी है, सरदार पटेल ने उनके इस भावना को समझा, क्योंकि हनुवंत सिंह चाहते कि मेरे लोगों को खाना तो मिल सके कम से कम, इतना सूखा भूखमरा पड़ा हुआ है, ऊपर से डेजर्ट, और डिस्पाइट ऑल ऑड्स खाना मिलता है। अच्छा, सप्लाई पहुंचती है, सपोर्ट दिया जाता है जोधपुर स्टेट को। भोपाल के जो नवाब थे वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान का हिस्सा किसी भी तरह बन जाए, लेकिन वो माउंटबैटन के कहने पे ही भोपाल जो है भारत का हिस्सा बनता है। लेकिन माउंटबैटन को एक शर्त दी जाती है कि 10 दिन तक आप नहीं बताओगे भोपाल भारत का हिस्सा है कि नहीं। 15 अगस्त के 10 दिन बाद बताया गया था कि भोपाल जो है स्वतंत्र भारत का हिस्सा है। अच्छा, यस। नहीं, पर वो तो बहुत टाइम तक तो लाइक 3-4 दिन तक तो पता ही नहीं था। They were also one of the biggest supporters and finances of the Muslim League by नवाब जो थे। तो ये तो गेम चल ही रहा उस समय। बस अब 3 स्टेट्स रह जाती है सामने। नहीं, तो एक चीज मुझे बताइए, फिर सरदार पटेल जी को जो हम यूनिटी मैन कहते हैं, क्योंकि वीपी मेनन उनको रिपोर्ट करते थे डायरेक्टली। अच्छा। और जहां पे अड़ रही थी बात, सरदार पटेल पर्सनली इंटरवीन करते हैं सब जगह। अच्छा, बट जैसे अभी माउंटबैटन की बात कही कि माउंटबैटन ने एक मीटिंग स्पेशली बुलाई होती है जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स होते हैं उनके साथ, कि आप भारत में अगर हिस्सा बनेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जिसमें 108 राजा आते हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। गेस करिए कौन सी स्टेट्स नहीं आती है? निजाम, हैदराबाद, रादर उनको इनवाइट नहीं भेजा गया था इस मीटिंग के लिए। अच्छा, जम्मू कश्मीर, हाँ, मेरे नाम पे हुआ था महाराजा हरि सिंह। यस, उनको इनवाइट ही नहीं थे क्या? नहीं। तो क्यों डिस्प्यूटेड रखना था? Because the plan originally wanted Jammu Kashmir to be part of Pakistan. इसलिए गिलगिट स्काउट्स और ये इसका लास्ट पार्ट था उस गेम का, कि अगर जम्मू कश्मीर बन नहीं रहा है पाकिस्तान का हिस्सा विलिंगली, हम उसका वो क्रिटिकल पार्ट ले लेंगे गिलगिट बल्तिस्तान वाला, जिससे कि हम नजर रख सके। और जो सबसे ज्यादा हाईली स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जियोपॉलिटिक्स में, सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट साउथ एशिया का वही है, क्योंकि वो हर जगह से, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है,
फिजिकल बॉर्डर है। मॉस्को के पास है एक तरीके से। साउथ चाइना जो शिनजांग रीजन है उसके बिल्कुल उसके साथ भी बॉर्डर है। और वहां से अगर आपको एयर सॉर्टी भी करनी हो, रशिया को अटैक करना हो, अगर एयर रेड करनी हो, दैट इज योर नेचुरल बेस। मेजर ब्राउन को कौन इंस्ट्रक्शन देता है रातों रात पार्टी रिबेल करो, पार्टी बदलो, और उस आदमी को बाद में पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर भी मिलता है। पाकिस्तान का भी मतलब ब्रिटिश का तो मिला ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि था ही ब्रिटिश प्लान ना शुरू से। बट ब्रिटिश का ऑब्वियसली उनके बिना कैसे वो करेगा। देखिए यही तो बात है ना कि ये प्लान इसी वजह से स्ट्रेटेजिक बनता है। जो पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाई कर रखा है वो इसलिए भी कभी नहीं छोड़ पाएगा बिकॉज इट इज व्हाट मेक्स इट इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान जो आज का है, ईस्ट पाकिस्तान छोड़ दीजिए, बांग्लादेश बन गया, अलग हो गया। जो मेन जो पाकिस्तान जो आज बचा है, जो इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है जम्मू कश्मीर के है हिस्से को, वो इसीलिए करके बैठा है बिकॉज दैट मेक्स इट हैव ए नेचुरल जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। हाँ जी। अगर वो छोड़ दें आज की डेट में उस पर अपना दावा और छोड़ दें तो बचा क्या, उनकी वैल्यू क्या है फिर? मैं कोई कैंप में था तो वहां पे हमारे जो जम्मू कश्मीर के एक्स कमांडर थे शायद अली अता हसनैन जी, तो वो उन्होंने कहा कि आपको तो बड़ा लगता होगा कि अरे इतना क्या झमेला है कश्मीर का और दे दो ना उनको। बिल्कुल। पर एक्चुअली में उन्होंने हमें बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने नहीं दिया, हमें मैप्स की फोटो खींचने दी, बोली बहुत हाईली सीक्रेटिव मैप्स है, इससे बहुत मतलब हाईली स्ट्रेटेजिक मैप्स है, एवरीथिंग मतलब उसमें प्लॉटेड था। उन्होंने बताया कि ये तरीकों से कश्मीर और स्पेशली गिलगिट बल्टिस्तान, और वो कहते हैं कि गिलगिट बल्टिस्तान एक्चुअली पीओके नहीं है, पीओके तो से नीचे वाला एरिया है, वो वाला तो अलग तरीके से लिया हुआ है। अभी उसका वो लॉजिक में भूल चुका हूँ। आज तो सब कोई पीओके कहते हैं और कहना भी चाहिए क्योंकि पीओजेके है, एक्चुअली नीचे तो पीओजेके ही है। असल में तो जो सो कॉल्ड हिस्सा लिया जम्मू कश्मीर और गिलगिट बल्टिस्तान ही लिया। हाँ, मैक्सिमम तो वही कश्मीर के नाम पे तो सिर्फ 2% है। 2% है और हम लोग अभी भी पीओके बोलते हैं। एग्जैक्टली। और उन्होंने वो कहा कि अगर ये इंडिया के पास नहीं रहेगा ना, हाँ, तो पाकिस्तान एंड एवरी अदर फोर्सेस जो इसमें इन्वॉल्व है, इनको इतना बड़ा एडवांटेज है। एटलीस्ट इंडिया इधर क्लेम रख के और उसको पुश करके, और आज देखो इंडिया ये लेवल पे आ गई कि वी एक्सपेक्ट इट टू हैपन एनी टाइम। एग्जैक्टली, कि हम पीओजे के वापस ले लेंगे। बिल्कुल। और वहां पे हमारी वापस जियो पॉलिटिकल चीजें, जियो स्ट्रेटेजिक चीजों से हम आएंगे उसके ऊपर। सो लेट्स एंड हियर बिकॉज आई थिंक इससे ज्यादा प्रॉपर पॉइंट नहीं होगा टू एंड एट द पार्टीशन, एंड ऑब्वियसली हमने जियो पॉलिटिक्स की बात की थी। सो लेट्स एंड हियर। बिल्कुल बिल्कुल। बुलाने के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा फिर से मिलके। आपने मुझे बहुत अच्छा होस्ट किया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली अगर टाइम मिले वापस तो हम जरूर ट्राई करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। बिल्कुल। तो उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।